अस्सलाम वालेकुम जी। सब स्टूडेंट्स आ गए, चलें इतने बाकी स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं। सबको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? प्लीज़ कोई पर्सन मुझे मैसेज में कंफर्म कर दें। कोई डिस्टॉर्शन तो नहीं है? सबको आवाज़ क्लियर आ रही है मेरी? जी अनीस, अब्दुल रहमान। अच्छा जी अनीस। अच्छा, मीनवाइल बाकी स्टूडेंट्स भी ज्वाइन करते हैं। आप लोगों को जो भी एग्जिस्टिंग करंटली है अभी, बाकी उनको किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो रिगार्डिंग प्रीवियस लेक्चर, रिगार्डिंग प्रीवियस चैप्टर्स, तो प्लीज आस्क। सबको किसी किस्म की कोई क्यूरी हो तो बताएं जरा। जी अब्दुल रहमान, मोहम्मद बिलाल, राना फैसल, किसी किस्म की कोई क्यूरी तो नहीं है रिगार्डिंग प्रीवियस चैप्टर? शाह बिलाल, सब क्लियर है? ओके अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान, कल आपने लेक्चर लिया था? ऑब्वियसली फिर कैसे कोई क्यूरी जनरेट होगी? आपने तो फौरन कह दिया। वैसे तो नो सर। किसी किस्म की कोई क्यूरी हो, कोई अगर आपने देखें ग्रुप में भी, वैसे चलें आज के बाद ये है कि प्रैक्टिस शुरू कर लेते हैं। ग्रुप में भी टॉपिक वैसे शेयर कर लिया करूंगा मैं, ताकि आप लोगों को कोई ये है कि कंफ्यूजिंग भी हो तो हम पहले से कवर कर लें। चलें, दैट्स गुड। अगर आप कवर कर लोगे तो बेस्ट ऑफ लक। ये है कि ग्रुप में भी शेयर कर दिया करूंगा। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज होने की, क्योंकि एग्जाम भी वैसे भी नियर है और हमारा सिलेबस भी नियर अबाउट टू एंड ही है। नियर अबाउट टू एंड का मतलब ये है कि कॉन्ट्रैक्ट तकरीबन खत्म होने वाला है। उसके बाद कंपनी लॉ में तो कहते हैं स्पीडें ही लगनी है, क्योंकि उसमें तो इतना कोई अंडरस्टैंडिंग का लिमिट जो उसमें लिखा हुआ है वही हमने क्रैम करना है उसमें। तो इसमें फिर भी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग की है, केस स्टडीज वाइड टाइप है। उसमें तो बिल्कुल ही क्रैम है कि यार जो भी एसएससीपी ने रूल्स एंड रेगुलेशंस कंपनीज एक्ट में डिफाइन किए हुए हैं वही हमने करने हैं। चले, हम 2-3 मिनट मजीद हम वेट कर लेते हैं, इतने बाकी स्टूडेंट्स भी ज्वाइन कर लें। हमने कल एजेंसी वाला चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। एक एजेंसी, हमने कुछ टॉपिक हमने पढ़ी कि एजेंसी कहते किसको हैं, एजेंसी और प्रिंसिपल का रिलेशनशिप हमने पढ़ा, थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप की हमने डेफिनेशंस वगैरह हमने कुछ पढ़ी कि एक्चुअली डेफिनेशंस वो क्या होती हैं। फिर हमने कुछ टर्मिनोलॉजी के टाइप्स ऑफ एजेंट हमने पढ़े कि कुछ कमर्शियल टाइप के एजेंट होते हैं, कुछ ब्रोकर, ऑक्शनरी, डेल क्रेडरी का एनी वन पर्सन कैन। अब्दुल रहमान सर, सिलेबस की तरफ क्या कह रहे हैं अब्दुल रहमान? मुझे अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही सिलेबस की तरफ। थोड़ा अगर जाएं, समझ नहीं आ रही, काइंडली मुझे बताइएगा क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा देखिए, हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चल रहा है।
कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बाद जो सेकंड पार्ट है वो कंपनीज एक्ट का है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, 50% उसमें से आता है और 50% आपका कंपनीज एक्ट में से आता है। तो दोनों का ऑब्वियसली इसके तो 2 से 3 चैप्टर रह गए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, बाकी आपकी कंपनीज एक्ट के हैं। कंपनीज एक्ट इतना टफ नहीं है विद रिस्पेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मतलब कि जो बिजनेस मर्केंटाइल लॉ जो आपका है उसकी निस्बत वो थोड़ा सा इजी वे में है, उसमें बुलेट्स वगैरह सीधी सीधी बातें लिखी होती हैं। एनी वन पर्सन जी फवाद अगर आपने ज्वाइन कर दिया है, कैन वी एलैबोरेट द डेल क्रेडिटरी एजेंट किसको कहते हैं? कोई थीम मुझे बता सकते हो? अनीस, मोहम्मद आरिफ, फवाद आपको आवाज आ रही है? अच्छा जी सर, जी बताएं जरा डेल क्रेडिटरी एजेंट किसको कहते हैं? करेक्ट मुझे बताइएगा, टिपिकल एज इट इज ट्रांसलेट ना कीजिएगा। कुछ कंपनी हमने डायरेक्टर के साथ रिलेशनशिप हमने कुछ पढ़े थे, कुछ पार्टनरशिप में पार्टनर्स के साथ हमने पढ़े थे, कुछ सब एजेंट की हमने पढ़े थे, फिर सब एजेंट की ड्यूटीज वगैरह हमने चीजें वगैरह हमने कुछ पढ़ी। को एजेंट की सब्स्टिट्यूशन की हमने पढ़े कि को एजेंट के क्या टर्मिनोलॉजी है, क्या सब एजेंट और को एजेंट में फर्क क्या होता है, उसके हमने डिफरेंसेस हमने पढ़े। सब एजेंट के हमने डिफरेंस कुछ हमने फिर रेम्यूनरेशन वगैरह के लीगल प्रॉब्लम्स हमने देखी कि एजेंसी में क्या होती हैं। सिंपल इज दैट, एक्चुअली तो अथॉरिटी की वजह से ही हमारे पास जो डिफ्रेंसिएशन आते हैं कि किसी की अथॉरिटी हमने बियॉन्ड द अथॉरिटी हमने काम तो नहीं कर ली। फिर क्रिएशन ऑफ एजेंसी की हमने बात की, एजेंसी कैसे कैसे क्रिएट होती है, रिटन एग्रीमेंट, वर्बल एग्रीमेंट, पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू, स्कोप ऑफ अथॉरिटी हमने दी है उसको हमने बात करी। फिर एजेंसी बाय रेटिफिकेशन की हमने बात की कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट को यूज करते हुए एजेंसी को कैसे हम रेटिफाई करेगा कोई बंदा, और वो कितनी हद तक कर सकता है, उसकी इफेक्ट क्या क्या होंगे। सर ये जो कमीशन जो बंदा लेता है किसी कंपनी के ब्याह पर और काम करता है, अच्छा आपने डेल क्रेडिटरी एजेंट के तौर पर हमने बताया, नहीं बिहाफ पर काम कर रहा होता है, वो कह रहा होता है कि यार वो एक एजेंट के तौर पर भी काम कर रहा होता है और गारंटी भी दे रहा होता है डेट की। दोनों जो को मीनवाइल जो काम कर रहे होते हैं वो उसको हम डेल क्रेडिटरी एजेंट कहते हैं। फिर हमने कुछ इफेक्ट ऑफ रेटिफिकेशन की हमने बात की, फिर रिक्विजिट ऑफ द वैलिड रेटिफिकेशन की हमने बात की कि वैलिड कब कब होगी, कब वो चीजें पूरी करेगा तो वैलिड रेटिफिकेशन हमने चीजें कहलाएंगी। ये चीजें हमने बातें कुछ कल में कल पढ़ी थी, और उसके बाद हमने एजेंसी बाय एस्टोपल के वर्ड किए थे कि अपेरेंटली चीजें नजर आ रही हों, एक्चुअल में वो फिजिकली वो चीज ना हो, उसकी अथॉरिटी ना हो, दैट्स कॉल्ड द एजेंसी बाय एस्टोपल। ये हमने कुछ डिफरेंशिएशन हमने पढ़े थे। आज हमने लेक्चर स्टार्ट करना था एजेंसी बाय नेसेसिटीज से। इंशाल्लाह हम ये लेक्चर भी, हम ये चैप्टर भी आज कंप्लीट कर लेंगे। आज हमने पढ़ा था एजेंसी बाय नेसेसिटीज। नेसेसिटीज का मतलब ये है कि नेसेसिटीज ऑफ द लाइफ, जरूरियात जिंदगी। कहते हैं एजेंसी बाय नेसेसिटीज अकर इन सर्कमस्टांस वेयर देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज, जैसे फादर एंड सन्स के दरमियान में होता है, क्या इसके दरमियान में कोई एग्रीमेंट नहीं होता बिटवीन द पार्टीज, बट एन इमरजेंसी रिक्वायर्स दैट वन पार्टी, एक इमरजेंसी रिक्वायरमेंट है कि वन पार्टी जो कि एजेंट होती है हैज टू टेक द एक्शन, क्या करती है, एक्शन लेती है टू प्रोटेस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द अदर पार्टी, अदर पार्टी के इंटरेस्ट को प्रोटेस्ट करती है। कहते हैं टिपिकल सिचुएशन दैट माइट क्रिएट एजेंसी बाय नेसेसिटी हैपेंस व्हेन वन पर्सन, द एजेंट होगा, इन द पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी, उसके एजेंट के पोजीशन में होगी, बिलोंगिंग टू अनदर पर्सन, जो कि प्रिंसिपल होगा, उसकी प्रॉपर्टी उसके पोजीशन में होगी, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ एन अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसी, कुछ भी अनएक्सपेक्टेड कोई उम्मीद के बगैर, मतलब कि अनयूजुअल कोई सर्कमस्टांस हो जाता है, द एजेंसी टेक्स एक्शन टू द प्रोटेस्ट एंड सेफगार्ड द प्रॉपर्टी। वो एजेंसी क्या करेगी, उसकी प्रॉपर्टी को क्या करेगी, इन द एब्सेंस ऑफ द प्रिंसिपल, उसकी प्रॉपर्टी को क्या करेगा, प्रोटेस्ट करेगा, सेफगार्ड मुहैया करेगा। अनलेस द एजेंट टेक्स एक्शन द प्रिंसिपल विल लॉस द प्रॉपर्टी, अगर वो एक्शन ना ले तो प्रिंसिपल क्या कर देगा, वो लूज कर देगा प्रॉपर्टी।
कर देगा, द प्रॉपर्टी विल सफर द सिग्निफिकेंट डैमेजेस होंगी। तो फॉर एजेंसी बाय नेसेसिटी, इन शॉर्ट, जैसे का मतलब है कि यार इमरजेंसी फॉर एग्जाम्पल फायर लग गई, तो उसको वहां पर अथॉरिटी का इतनी देर में वो इंतजार करे, इससे बेहतर है कि वो सारा काम ही वहां पर बिगड़ जाए। तो वो अनएक्सपेक्टेडली वो अपनी एजेंट को यूज करते हुए कर सकते हैं, जिसकी वजह से अगर वो ना यूज करे तो प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी को लॉस पहुंचे। दैट इज कॉल्ड द एजेंसी बाय नेसेसिटी। कहता है फॉर एजेंसी बाय नेसेसिटी टू एग्जिस्ट द फॉलोइंग कंडीशंस, द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट अप्लाई। स्टूडेंट यहाँ पर 1 मिनट का कॉल यू विल बी राइट बैक। 1 मिनट का पॉज। अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट, सॉरी फॉर द ट्रबल। जी हम बात कर रहे थे कि फॉर एजेंसी नेसेसिटीज के लिए द कंडीशन ये क्या है, वो मस्ट भी अप्लाई होनी चाहिए। देयर मस्ट बी अ रियल इमरजेंसी होनी चाहिए कि यार वाकई वो इमरजेंसी हो। जिस तरह कहते हैं इमरजेंसी का वर्ड का मतलब होता है कि जिंदगी और मौत की कशमकश। टिपिकली हम नॉर्मल लाइफ में इसको हम कहते हैं इमरजेंसी, कि अगर वो ना करे उसकी प्रॉपर्टी को लॉस हो जाएगा। जैसे फायर है, कोई भी इस तरह के इंस्टेंस आ गया है, तो क्या होना चाहिए सर पहले शानी साहब कह रहे हैं कि सर पहले एज एन एजेंसी बाय नेसेसिटी बंदा सारा काम कर ले, बाद में पता चले कि फायर लगाई भी उसी नहीं है, तब क्या होगा। ये देखें ना, ये तो एक्सेप्शनल केसेस है ना, हम तो इस टॉपिक को डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं ना, हम तो एजेंसी बाय नेसेसिटी की हम बात कर रहे हैं। ये तो बाद की बातें कि उसी ने ही लगाई है, तो बाद में वेरिफिकेशन होगी तो केस ही चेंज हो जाएगा ना। अभी तो हम फेयर कंडीशन में हम बात करें, ट्रू एंड फेयर व्यू में। सेकंड वन है कि इट मस्ट बी इम्पॉसिबल फॉर द पर्सन, उस पर्सन के लिए इम्पॉसिबल हो एक्टिंग एज एन एजेंट टू कॉन्टेक्ट द ओनर, के उस केस में वो कॉन्टेक्ट ही ना कर पाए प्रॉपर्टी टू ऑब्टेन द इंस्ट्रक्शन। वो प्रॉपर्टी के लिए मतलब कि इंस्ट्रक्शन ले प्रिंसिपल से, और वो इस तरह की सिचुएशनों को वो पॉसिबल ही ना हो पा रहा हो कि उससे इंस्ट्रक्शन ले और कॉल पे बातचीत करे, कुछ भी वट एवर, वो इस तरह की सिचुएशन वो इम्पॉसिबल हो, पॉसिबल ही ना हो। द पर्सन एक्टिंग, थर्ड वन है द पर्सन एक्टिंग एज एन एजेंट बाय नेसेसिटी must act as far as possible in the best interest of the principal। वो इस तरह काम करे कि in the best interest of principal वो काम करे। और फोर्थ वन है कि in the most case involving agency by necessity, the person acting as an agent by necessity is in charge of goods or other assets owned by the principal, कि वो उसको चार्ज करे जो कि owned and other asset owned by the principal है, and there is an emergency in relation to those assets, सिर्फ उन गुड्स और एसेट्स के ही अगेंस्ट में वो इमरजेंसी क्रिएट हुई, अदरवाइज और किसी के ना हो। हम इसके एग्जांपल भी कोट कर लेते हैं। जैसे थर्ड वन हम एग्जांपल है कि a horse was sent by a train, when it arrived at the station of the destination nobody took the delivery, the railway company therefore had to feed the horse, and the railway company was an agent of the necessity and could recover the amount spent on feeding the horse। वो प्रिंसिपल से रिकवर कर सकता है। इस तरह है एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, कि लॉ की ऑटोमेटिकली लॉ के बिहाफ पर एजेंसी क्रिएट होगा। सम टाइम एन इमरजेंसी arises by operation of law, when a company is formed, its directors
आर इट्स एजेंट बाय द ऑपरेशन ऑफ द लॉ। जिस तरह हमने ऊपर कल हमने एग्जांपल ही पढ़ी थी कि डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, हमने बातें की थी कि लॉ के बिहाफ पर डायरेक्टर्स क्या हो जाते हैं, वो एजेंट बन जाते हैं कंपनी के, बिकॉज शेयर होल्डर के बिहाफ पर ही वो सिलेक्शन के बिहाफ पर ही वो डायरेक्टर्स बैठे होते हैं और शेयर होल्डर का जो पैसा कंपनी में लगा होता है उसी को वो टेक केयर कर रहे होते हैं। इसी तरह पार्टनर इज एन एजेंट, पार्टनर इज द एजेंट ऑफ द फर्म फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। ये भी हमने कल बात की थी कि पार्टनर इज एजेंट ऑफ द फर्म है, जो भी पार्टनर होगा ओवरऑल फर्म को ही प्रेजेंट कर रहा होगा। सेकंड वन है, थर्ड वन का अथॉरिटी ऑफ एन एजेंट, इसकी अथॉरिटी कहां तक होगी? कहता है एजेंट्स अथॉरिटी एंड द पावर टू बाइंड द प्रिंसिपल, उसकी अथॉरिटी क्या होगी और पावर टू बाइंड, पावर टू बाइंड द, किस हद तक उसकी पावर है कि वो प्रिंसिपल को बाइंड कर सकता है। इन शॉर्ट द प्रिंसिपल, सीधी सी बात है, जितनी प्रिंसिपल ने उसको अथॉरिटी दी होगी उसी के मुताबिक वो बाइंड कर सकता है, दूसरे एक्ट के लिए वो बाइंड नहीं हो सकता। कहता है प्रिंसिपल डज नॉट गिव एन एजेंट अनलिमिटेड अथॉरिटी टू एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, वो अनलिमिटेड अथॉरिटी उसको नहीं दे सकता कि उसके बिहाफ पर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में वो एंटर हो सके, उसकी कुछ ना कुछ लिमिट्स होंगी, बाउंड्री होंगी। अथॉरिटी ऑफ एन एजेंट दैट रिस्ट्रिक्ट द टाइप ऑफ द एग्रीमेंट, वो एग्रीमेंट जो भी होगा उसमें रिस्ट्रिक्ट करेगा कि आपकी अथॉरिटी यहाँ तक है, बियॉन्ड द अथॉरिटी आपने नहीं जाना। द एजेंट कैन एंटर इनटू द प्रिंसिपल इज ओनली बाउंड टू द ऑनर एग्रीमेंट के बिहाफ पर दैट द एजेंट मेक्स विद इन द लिमिट ऑफ द अथॉरिटी, वहां तक कि वो उसको बाइंड कर सकता है। When a third party deals with an agent who does not have the authority to make the transaction, अगर एजेंट की उसकी अथॉरिटी नहीं है और थर्ड पार्टी से डील कर रही है तो प्रिंसिपल मे और मे नॉट, वो कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, टू बाउंड बाय सच ट्रांजैक्शन एज इट डिपेंड्स अपॉन द नॉलेज ऑफ द थर्ड पार्टी रिगार्डिंग द अथॉरिटी ऑफ द एजेंट। ये डिपेंड कर रहा होता है कि उसको नॉलेज भी है कि नहीं है कि वो थर्ड पार्टी एजेंट के साथ डील भी कर रही है और उसको पता भी नहीं है, पता भी है, या उसकी पे डिपेंड कर रहा होता है कि वो एजेंट प्रिंसिपल को कैसे वो बाउंड कर रहा है। फिर उसके नॉलेज पे डिपेंड कर रहा है कि यार एजेंट की अथॉरिटी को भी पता है कि नहीं पता कि वो ट्रांजेक्शन जो कर रहा है उसके साथ डील जो कर रहा है उसकी अथॉरिटी भी है कि नहीं है। दैट इज कॉल्ड द अथॉरिटी ऑफ एन एजेंट। इट इज द कॉमन अंडरस्टूड सी बात है कि जाहिर बात है जहां तक उसने बाउंड किया होगा वहां तक वो बाउंड कर सकता है। वो फिर वो कहता है कि however there might be problems identifying the authority of the particular agent, these arise mainly when an agent makes an agreement with another party। जाहिर बात है क्वेश्चन ऑफ लॉ, हम पता चलेगा कि जेन्युइन इसकी अथॉरिटी है कितनी, कोई ना कोई वो एविडेंस आप डिमांड कर लें, मुख्तारनामा, पावर ऑफ अटॉर्नी, एक लेटर हेड पे जिस तरह हम जाहिर करते हैं कि हाँ मेरे ब्याह पे ये सुनाई, कहते हैं एक लेटर हेड में कोई एविडेंटरी फॉर्म में आप एविडेंस कलेक्ट उसको कर सकते हैं। कहता है अथॉरिटी ऑफ एन एजेंट टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल मे बी एनी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द अथॉरिटी। वो क्या है? एक्सप्रेस अथॉरिटी, इम्प्लॉयड अथॉरिटी और अस्टेंसिबल अथॉरिटी। अपेरेंटली जिसका हमने कल भी पढ़ा था कि एजेंसी बाय एस्टॉपल की हमने बातें की थी। एक्सप्रेस अथॉरिटी कहता है एन एजेंट कहते हैं एक्सप्रेस एन एग्रीमेंट, एक्सप्रेस अथॉरिटी एंड एग्रीमेंट, an agreement is expressed if both parties by word spoken or written agree to create an agency relationship। a written agency agreement may give the agent express authority। अगर मतलब कि इन शॉर्ट सी बात है उसको वर्ड स्पोकन या रिटन के फॉर्म में कोई लेकर आते हो, दैट इज एक्सप्रेस अथॉरिटी, कि खुद से वो बयान कर देते कि आपकी अथॉरिटी यहाँ तक है, लिमिट है। कहते एक्सप्रेस अथॉरिटी इज नॉट अनलिमिटेड पावर टू डू एनीथिंग ऑन बिहाफ टू द ऑफ द प्रिंसिपल। द प्रिंसिपल शुड स्पेसिफाई व्हाट टास्क, वो प्रिंसिपल खुद ही स्पेसिफाई करेगा कौन से टास्क आपने परफॉर्म करने हैं, किन टास्क के लिए आपकी अथॉरिटी है, किन टास्क के लिए नहीं है। अगर वो बाद में आउटसाइड द लिमिट वो काम करता है एक्सप्रेस ऑफ द अथॉरिटी के, this will affect the contractual relationship between the principal and the third party। in such a situation express authority does not exist, but there may be implied authority or ostensible authority। the legal consequence will depend on the whether the third party knew। अब फिर लीगल कॉन्सिक्वेंस डिपेंड करते हैं कि यार थर्ड पार्टी वो जानती थी कि नहीं जानती थी, वो एक अलग बात है कि वो प्रिंसिपल को कहां तक वो बाउंड कर रहा है। इस तरह सेकंड वन है कि इम्प्लाइड अथॉरिटी, जाहिर बात है जहां पर एक्सप्रेस नहीं होगी वहां पर इम्प्लाइड अथॉरिटी होगी।
यहाँ पर आपने एक्सप्रेसली उसको नहीं कहा, रिटन और स्पोकन में नहीं कहा, और फिर पेनल्टी की बात आ जाती है। इम्प्लॉयड अथॉरिटी इज एन अथॉरिटी ऑफ एन एजेंट इज एक्सेस इन एक्सेस ऑफ हिज एक्सप्रेस अथॉरिटी, एक्सप्रेस अथॉरिटी से भी ज्यादा होती है। कहता है विच इज इनफ्रेंट फ्रॉम द सर्कमस्टांस ऑफ द केस, से वो डिपेंड कर रहा होता है कि केस टू केस फिर वेरी होती है। द स्कोप ऑफ एन एजेंट्स अथॉरिटी मे बी इंक्रीज बाय द एम्प्लॉयड अथॉरिटी unless the third party has knowledge to the contrary. He is entitled to assume that an agent holding a particular position has all the powers that are normally given to the person in such a position. वो कहते हैं कि यार एम्प्लॉयड अथॉरिटी फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन बैठा हुआ सीएफओ की सीट पर, वो अंडरस्टूड सी बात है कि सीएफओ के हमें कॉमन सी है कि यार ये चीजें तो उसको फाइनेंसिंग उसके पास होगा, कुछ बहुत सारी चीजें रिकॉर्ड होगी जिसे हमें पूछने की जरूरत नहीं है। तो जिस पोजीशन पे उसको नॉर्मली जो भी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में उसको मिलनी चाहिए, हम एक अंडरस्टूड कर लेते हैं ठीक है उसकी एम्प्लॉयड अथॉरिटी इतनी तो होगी। असेंसिबल अथॉरिटी, पेरेंट अथॉरिटी हमें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वैसे कहते हैं आल्सो कॉल्ड द पेरेंट अथॉरिटी इज एन एस्पेक्ट ऑफ द एजेंसी बाय अ स्टोपल। किस टू वेज में हो सकते हैं कि वेयर अ पर्सन मेक्स अ रिप्रेजेंटेशन टू द थर्ड पार्टी दैट अनदर पर्सन हैज द अथॉरिटी टू एक्ट एज हिज एजेंट इवन दो ही हैज नॉट एक्चुअली बीन अपॉइंटेड है, उसको एक्चुअली वो पॉइंट नहीं किया जाता लेकिन उसकी रिप्रेजेंटेशन टू द थर्ड पार्टी किस तरह अपेरेंटली लग रही होती है कि ही इज एन एजेंट ऑफ द प्रिंसिपल। एंड सेकंड वन वेज है वेयर अ पर्सन हैज प्रीवियसली प्रेजेंटेड, वो प्रीवियसली पहले उसको रिप्रेजेंट कर चुका टू थर्ड पार्टी को, और सेकंड टाइम वो प्रेजेंट करेंगे यार ठीक है पहले भी इसने प्रेजेंट की थी और अब दोबारा फिर इसको प्रेजेंट कर रही हैं। Then another person has the authority to act as agent. क्या है authority was subsequently taken off, वो बाद में उसको टेकन ऑफ वो एंडेड कर चुका हो, या थर्ड पार्टी, लेकिन थर्ड पार्टी हु प्रीवियसली डील्ड विद द एजेंट हैव नॉट बीन इन्फॉर्म्ड ऑफ दिस फैक्ट, कि अगर उसने पहले से उसके साथ काम किया और सेकंड बंदी उसने यही समझ के कर ले कि यार लास्ट टाइम भी इसने काम किया था मेरे साथ, अब दोबारा भी उसे डील कर लेते हैं, तो वो क्या हो उसको वो एजेंट को हैव नॉट बीन, उसको इन्फॉर्म ना किया उसके अथॉरिटी देने से, बकौल उसके इन्फॉर्म ना किया हो कि नहीं यार आपकी अब अथॉरिटी इस चीज में नहीं रही है। ये वो स्टूडेंट्स हैं ये जो अब ज्वाइन कर रहे हैं ना आफ्टर 30 मिनट्स के बाद, कि सिर्फ इसी पर्पस के लिए ज्वाइन करते हैं कि यार सिर्फ हमारे अटेंडेंस लग जाए और हमारे अटेंडेंस काउंटेबल हो जाए। तो एडमिट डिपार्टमेंट की वे पहले भी इन्फॉर्म कर चुके हैं आपको, ये दरमियान में इंगेज होने का कोई फायदा नहीं है, एडमिट डिपार्टमेंट को एक्सेप्ट ही ना किया करें, इससे बेहतर 30 मिनट से इनको इन्फॉर्म किया गया है कि यार इमीडिएट इन्फॉर्म, और जैसे ही ये लॉग इन करते हैं वैसे ही लॉग आउट कर देते हैं। ये कल भी ऐसे ही हुआ, लास्ट लेक्चर में भी ऐसे हुआ, हम शो कर रहे थे कि पता नहीं यार सिर्फ टेक्निकल एरर की वजह से ही कुछ होता है। ये कोशिश किया करें टाइमली इंगेज हो, जब आपको पता है कि यार 4 to 6 क्लास है तो 4 to 6 क्लास का मतलब 4 to 6 क्लास है। हम यहाँ पर थे actually वर्किंग एरर आवाज डिस्टॉर्शन होगी। आप सबको क्लियर है आवाज मेरी?
सबको मेरी स्क्रीन सबके सामने शो हो रही है।
Okay, thank you for चलें हम लेट्स रिज्यूम टॉपिक। हम बात कर रहे थे कि एजेंसी ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी के पेरेंटली आपकी अथॉरिटी नजर आ रही हो कि सेकंड वन उसकी दो कंडीशन हमने फुलफिल की थी कि फर्स्ट वन तो क्या है कि उसकी रिप्रेजेंटेशन हो टू द थर्ड पार्टी को कि another person has the authority to act an agent even though he has not authority be appointed as an agent, कि उसने रिप्रेजेंटेशन टू द थर्ड पार्टी को इसी तरह शो करवाई हो कि उसके पेरेंटली अथॉरिटी नजर आ रही हो। सेकंड वन में हमने बात की थी कि यार द अथॉरिटी वाज सब्सिक्वेंटली टेकन ऑफ वाज एंडेड, कि प्रिंसिपल ने उससे अथॉरिटी क्या ले होगी टेकन अवे, उससे ले ली गई है। वेयर अ पर्सन हैज प्रीवियसली प्रेजेंटेड, पहले से वो प्रेजेंट कर चुका है, लास्ट में उसके साथ ट्रांजेक्शन हो गई हो थर्ड पार्टी की। थर्ड पार्टी सेकंड वन वो क्या कर रहा हो, क्या उसके बाद उसकी अथॉरिटी खत्म हो गई हो लेकिन थर्ड पार्टी अभी भी उसको अंडरस्टैंड कर रही हो कि यार लास्ट टाइम भी उसके साथ हमने ये काम किया था, अभी भी उसी के साथ लिंक डाउन हो। लिंक कौन हो? And the second one है कि third party who previously dealt with the agent who have not been informed of his first. ये सब स्टूडेंट्स को आवाज अब क्लियर आ रही है? एक्चुअली नेटवर्किंग की वजह से कुछ डिस्टॉर्शन हो रही है। चलिए ठीक है मुबारक, थैंक यू। ये हमने टॉपिक कुछ क्लियर पड़े कि यार उससे पहले भी अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर चुका हो कि अदरवाइज द थर्ड पार्टी हु प्रीवियसली डील्ड विद द एजेंट के साथ वो काम कर चुकी है हैव नॉट बीन इन्फॉर्म्ड ऑफ दिस फैक्ट, इस फैक्ट को वो इन्फॉर्म ना किया गया हो उसके यार ये इसके पेरेंटल अथॉरिटी वो खत्म हो गई है। द पर्सन हु इज एजेंट बाय अ स्टॉपल हैज द असेसिबल अथॉरिटी दैट वुड बी अज्यूम्ड फॉर एनी सच एजेंट, वो किसी भी एजेंट को वो अज्यूम कर सकता है। द एग्जिस्टिंग ऑफ द असेसिबल अथॉरिटी इज देयरफॉर फाउंड इन केस ऑफ एजेंसी बाय अ स्टॉपल। नेक्स्ट नीचे सारी इसकी एग्जांपल्स कोट की गई हैं। नेक्स्ट ऑन टॉपिक हमारा था कि राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द एजेंट ऑफ द प्रिंसिपल, कि ड्यूटीज ऑफ द एजेंट क्या होती हैं, इसी तरह राइट्स ऑफ द एजेंट क्या होती हैं। जो उसकी ड्यूटीज होंगी ऑब्वियसली वो प्रिंसिपल के राइट्स होंगे, और जो राइट्स ऑफ द एजेंट हैं वो प्रिंसिपल की ड्यूटीज होंगी। हम नॉर्मली केस में बात कर लेते हैं कि यार इन नॉर्मली एजेंसी एग्रीमेंट द प्रिंसिपल अपॉइंट्स एन एजेंट टू परफॉर्म द टास्क a several task or a particular function on his behalf, and the agent agrees to carry out the task of the function. The agreement between the principal and the agent is the contractual agreement that should give both parties certain rights. तो जाहिर बात है उसने कहा कि यार contractual rights के मुताबिक उसने कुछ rights होंगे, उसके duties होंगी। हम डायरेक्ट उस पे हिट करते हैं कि यार duties of the agent, actually duties of the agent कौन कौन सी हैं कि due to the carry out mandate, कहते हैं एवरी एजेंट शुड परफॉर्म द वर्क फॉर विच ही हैज बीन अपॉइंटेड, जिस पर्पस के लिए अपॉइंट किया गया ना वो तो काम उसको करना ही करना चाहिए। इट इज अ मैंडेटरी ड्यूटी टू कैरी आउट द बिजनेस ऑफ द प्रिंसिपल ऑन विच बिहाफ ही हैज अपॉइंटेड। सेकंड वन है कि ड्यूटी टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन, ऑब्वियसली जो प्रिंसिपल ने कहा है उसकी ड्यूटी है फॉलो द इंस्ट्रक्शन। यहाँ पर कुछ चीजें मैं सेंटेंस मेकिंग अगर मैं स्किप भी कर चुका हूँ, आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई परेशानी होनी चाहिए, क्योंकि टॉपिक से ही हमें कुछ चीजें रिलेट हो जाती हैं कि यार ये इसका काम ये होगा। ऑब्वियसली ड्यूटी टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन है, उसका काम है कि उसकी प्रिंसिपल की
इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना। थर्ड वन है कि ड्यूटी टू रीजनेबल केयरफुलनेस एंड प्रोफिशिएंसी, उसकी ड्यूटी में शामिल है रीजनेबल केयर। रीजनेबल ऑब्वियसली इज द क्वेश्चन ऑफ लॉ, कि कम से कम इतनी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में उसको करनी चाहिए कि अगर वो चीज उसकी अपनी होती वो किस तरह उसकी टेक केयर करता, कम से कम उसकी इतनी रीजनेबल केयरफुलनेस होनी चाहिए और उसकी इतनी प्रॉफिटेंट होना चाहिए। द एजेंट शुड कंडक्ट द बिजनेस ऑफ एजेंसी विद रीजनेबल केयरफुलनेस एंड प्रोफिशिएंसी, उसके साथ वो काम करे। वो है कि ड्यूटी टू मेंटेन एंड रेंडर अकाउंट्स, उसका काम है कि उसके ब्याह पर जो भी प्रिंसिपल के जो भी खाते चाहते हैं उसके मुताबिक उसको वो रिकॉर्ड को मेंटेन करे और रेंडर करे अकाउंट्स। ये स्पेशली हम केस में लेते हैं डायरेक्टर्स कंपनीज के केस में। ऑब्वियसली डायरेक्टर्स आर द एजेंट ऑफ द कंपनी ऑन द बिहाफ ऑफ द शेयर होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स। ये हम कंपनीज के अकाउंट्स में जाके हम पढ़ेंगे, क्योंकि उनका पैसा होता है तो उनका पैसा कैसे यूज कर रहा है, कैसे रिप्रेजेंट करना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में शामिल है। जिस तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट आज तक हमने सुने होंगे, अकाउंट्स होते हैं, ऑडिटेड अकाउंट्स हमने सुने होंगे, तो ये वही यहाँ पर कंसेप्ट है कि एंड शुड बी रेंडर्ड द अकाउंट्स टू द प्रिंसिपल व्हेन डिमांडेड, जब भी वो डिमांड करे ही हैज इज द रिस्पांसिबिलिटी टू मेंटेन एंड रेंडर द अकाउंट्स। सेकंड वन है कि ड्यूटी टू कम्युनिकेट, उनका उसका काम है कि शुड कम्युनिकेट टू द प्रिंसिपल इन केस ऑफ रिक्वायरिंग प्रिंसिपल इंस्ट्रक्शन, जिस केस में उसको रिक्वायर करना चाहिए वो प्रिंसिपल से कम्युनिकेशन करेगा। ड्यूटी टू डील पर्सनली, ड्यूटी नॉट टू डील पर्सनली, एजेंट मस्ट नॉट डील इन हिज ओन अकाउंट, कि उसके अपने अकाउंट्स के इन कोर्स ऑफ एजेंसी के इसमें वो नहीं करेगा। कहते हैं इन द कोर्स ऑफ एजेंसी विदाउट गेटिंग प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द प्रिंसिपल, उसके लिए उसको प्रायर अप्रूवल की जरूरत नहीं है। ड्यूटी टू पे सम्स रिसीव्ड, जो उसने प्रिंसिपल से सम लिया है किसी पर्पस के लिए, उसकी ड्यूटी में शामिल है कि वो पे भी करे। एन एजेंट इज बाउंड टू पे ऑल सम्स रिसीव्ड टू द प्रिंसिपल आफ्टर डिडक्टिंग द अमाउंट्स ड्यू टू हिम इन द कोर्स ऑफ द बिजनेस ऑफ एजेंसी। इन शॉर्ट, जो उसका खर्चा हुआ है उसको डिडक्ट करके, या कॉन्ट्ररी टू द कंडीशन कुछ और अगर उसकी अलग से सैलरीज वगैरह कुछ को मिलती हैं, उसके अलावा जो उसको सम रिसीव्ड हुआ है उसके बिहाफ पर उसको वापस करेगा प्रिंसिपल को। ड्यूटी इन केस ऑफ प्रिंसिपल डेथ और इंसैनिटी, अगर प्रिंसिपल की डेथ और इंसैनिटी हो जाता है तो क्या करेगा? कहता व्हेन एन एजेंसी इज टर्मिनेटेड बाय द प्रिंसिपल डेथ और अनसाउंडनेस, उसका पागल हो गया है वो, अगर द एजेंट इज बाउंड टू टेक ऑन बिहाफ ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लेट प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल का जो लेट है, लेट प्रिंसिपल का जो रिप्रेजेंटेटिव है, उसका ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है, उसकी ऑल रीजनेबल स्टेप्स फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द इंटरेस्ट इंटरेस्टेड टू हिम, उसके सारे रीजनेबल स्टेप्स लेकर उसकी वो प्रोटेक्शन करेगा एंड प्रिजर्वेशन करेगा ऑफ द इंटरेस्ट इंटरेस्टेड टू हिम। एग्जांपल इसकी कोड कर लेते हैं कि यार परवेज अपॉइंटेड आरिफ एज हिज एजेंट टू बाय एंड सेल प्रॉपर्टीज ऑन हिज बिहाफ। परवेज डाइट, परवेज की डेथ हो गई है, आरिफ मस्ट टेक द रीजनेबल स्टेप्स टू इंश्योर ऑल द प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स आर प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड एंड देन हैंडेड ओवर द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द परवेज डाइट। उसका अगर परवेज का बेटा ही ना है, उसका लीगल हेयर्स को वो रीजनेबल केयर के साथ जो भी उसने काम शाम किया उसके साथ वो वापस उसको करेगा। ड्यूटी नॉट टू यूज द क्रिटिकल इंफॉर्मेशन, उसकी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन को वो ये अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए वो यूज नहीं करेगा, जो भी उसके पर्सनल सीक्रेट्स हैं उसको वो यूज नहीं करेगा। एजेंट इज बाउंड टू कीप द इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रिंसिपल सीक्रेट नॉट ओनली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एजेंसी बट आल्सो फॉर इट्स टर्मिनेशन। इस तरह ड्यूटी नॉट टू मेक द सीक्रेट प्रॉफिट, वो अलग से सीक्रेट प्रॉफिट नहीं करेगा कि यार अलग से वो प्रिंसिपल से छुप छुपा के अदर सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर रहा हूँ, नहीं, विद द कंसेंट ऑफ द प्रिंसिपल इट मस्ट टेक द प्रॉफिट। ड्यूटी नॉट टू डेलीगेट अथॉरिटी, उसकी ड्यूटी किसी को अथॉरिटी डेलीगेट करने की जरूरत नहीं है, अगर वो करेगा विद द इंटेंशन विद द कंसेंट ऑफ द प्रिंसिपल करेगा। जिस तरह हमने कल हमने पढ़ा था कि सब एजेंट की हमने बातें की थी। इसी तरह है कि ड्यूटी इन सेलेक्टिंग सब एजेंट एंड सब्स्टिट्यूटेड एजेंट, जो कल हमने बात की थी कि सब्स्टिट्यूटेड एजेंट या सब एजेंट वो सेलेक्ट करेगा लेकिन विद द ऑर्डिनरी, कहते हैं एजेंट इज बाउंड टू एक्सरसाइज द सेम अमाउंट ऑफ डिस्क्रिशन एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड एक्सरसाइज इन हिज ओन केस व्हाइल सेलेक्टिंग अ सब एजेंट एंड सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। सेम अमाउंट ऑफ डिस्क्रिशन वो करेगा जो एक ऑर्डिनरी प्रोडक्ट कंसेप्ट के लिए तौर पर मतलब कि नॉर्मल मैन कॉमन मैन की यूज करनी चाहिए, लेकिन रिस्पांसिबिलिटी उसकी वहीं की वहीं होगी। इस तरह ड्यूटी इन केस ऑफ इमरजेंसी, अभी हमने ऊपर पढ़ के हैं कि अगर इमरजेंसी हो और एन एजेंट हैज द अथॉरिटी इन इमरजेंसी टू डू ऑल सच एक्ट्स फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग, के इस पर्पस के लिए कि प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी को वो प्रोटेक्ट कर सके, तो फ्रॉम लॉस एज वुड बी डन बाय द प्रिंसिपल ऑर्डिनरी प्रूडेंस के तौर पर वो करेगा। ये सारी ड्यूटी तो विद एजेंट है। यहाँ तक किसी को अंडरस्टैंडिंग में कोई इशू हो तो प्लीज आस्क।
सबको यहां तक क्लियर है? किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन? जी फवाद, राना फैसल, मोहम्मद आरिफ, सबको क्लियर है? किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज आस्क। ओके आरिफ, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि राइट्स ऑफ द एजेंट। ऑब्वियसली एक अंडरस्टूड सी बात है, उसको रेमुनेशन लेना उसका राइट है, जो भी उसका एक्सपेंस हुआ है इन ऑर्डर टू सिक्योर द प्रिंसिपल प्रॉपर्टी, जो भी उसका एक्सपेंस हुआ उसका वो राइट है। पहले जिसमें कहते हैं राइट टू रिसीव द रेमुनेशन, जो सैलरी उसकी बनती है कि एजेंट इज एंटाइटल्ड टू हिज एग्रीड रेमुनेशन, और इफ देयर इज नो एग्रीमेंट टू द रीजनेबल रेमुनेशन अनलेस ही एग्रीज टू इट विदाउट इट, if a transaction for which the agent claims remuneration it to the direct or indirect result of his services and effort, वो जाहिर बात उसका राइट बनता है, इन शॉर्ट सी बात है यार, रेमुनेशन ले। सेकंड मैन राइट टू लियन, अगर उसकी रेमुनेशन अगर वो कोई भी ड्यूज वगैरह उसके नहीं देता तो उसके गुड्स एंड जो भी सर्विसेज कुछ भी वो लियन का हक रखता है कि सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट टू द कंट्रेरी, इसके बरक्स एन एजेंट हैज अ लियन ऑन गुड्स पेपर्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, कुछ भी अगर उसके डॉक्यूमेंट है वो उसको जब्त कर सकता है टिल दैट टाइम उसकी रेमुनेशन जब तक क्लियर ना हो। कुछ भी उसका कमीशन है, डिसबर्समेंट है, सर्विसेज है, कुछ भी उसकी रेमुनेशन रहती है। इस तरह राइट ऑफ रिटेनर, रिटेन वो कर सकते हैं, एजेंट हैज अ राइट टू रिटेन हिज प्रिंसिपल्स मनी इन हिज हैंड फॉर ऑल मनी ड्यू टू हिमसेल्फ इन रिस्पेक्ट ऑफ द remuneration as may be payable to him for acting as agent, उसकी रेमुनेशन रहती है तब वो रिटेन कर सकता है। इस तरह एडवांसेस हैं कुछ को दिए हुए हैं तो रिटेन कर सकता है, एक्सपेंसेस है प्रॉपर्ली इनकर्ड अगर उसने किए हैं तो वो रिटेन कर सकता है by him in conducting the business of agency। इस तरह राइट ऑन द इंडेमनिटी फॉर लॉफुल एक्ट्स, कोई भी अगर उसने किया है इंडेमनिटी की है, द एजेंट हैज अ राइट टू बी इंडेमनिफाइड अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ऑल द लॉफुल एक्ट्स डन बाय हिम इन एक्सरसाइज ऑफ द अथॉरिटी कन्फर्ड अपॉन हिम, उस केस में उसका राइट ऑफ इंडेमनिटी पड़ता है। यहां तक किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो किसी को? सबको क्लियर है? शार जी, फवाद, sure. Right of compensation, obviously the agent has a right to be compensated for injuries caused by the neglect, अगर उसके नेग्लेक्शन की वजह से उसका राइट बनता है, कोई भी उसको कंपनसेशन पड़ी है, वांट ऑफ द स्किल ऑफ द प्रिंसिपल, तो उसका राइट बनता है ऑफ द कंपनसेशन। इस तरह राइट ऑफ द स्टॉपेज इन ट्रांजिट, कोई भी चीज इन ट्रांजिट में है उसका राइट बनता है स्टॉप करना, किस वजह से वो करेगा स्टॉप, एन एजेंट हैज अ राइट टू स्टॉप द गुड्स इन ट्रांजिट टू द प्रिंसिपल जस्ट लाइक एन अनपेड सेलर,
हम अनपेड सेलर का भी वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जब हम पढ़ेंगे, अनपेड का सेलर का मतलब है कि अगर मैंने गुड्स, उसने अगर मेरे पैसे साथ पैसों की कमिटमेंट की थी, उसे पैसे नहीं दिए या पार्टी किए, हु हैज अ राइट, तो वो के रास्ते में चीज ही रोक ले। He has bought goods for his principal by incurring a personal liability of the price and the principal has become the insolvent, और principal अगर insolvent हो जाए, दिवाली हो जाए, तो उसका राइट बनता है to stop the in transit, और रास्ते में रोके वापस मंगवा ले, ठीक है जब पैसे देंगे तब मैं आपको चीज डिलीवर कर दूंगा। इसी तरह ड्यूटीज ऑफ द प्रिंसिपल आती हैं कि the duties of the principal towards his agent are the rights of the agent against the principal। जो ड्यूटीज ऑफ द प्रिंसिपल है टुवर्ड्स द एजेंट आर द राइट्स, जो ड्यूटीज ऑफ द प्रिंसिपल है उसके राइट्स ऑफ द एजेंट थे अगेंस्ट द प्रिंसिपल, लाइक ड्यूटी टू इंडेमनिफाई फॉर द लॉफुल एक्ट्स। जिस तरह हमने बात की कि यार इसका राइट है स्टॉपेज एंड ट्रांजिट, अब उसकी ड्यूटी में शामिल है प्रिंसिपल की यार उसकी चीजों को वो पेड पेमेंट उसको करे, उसकी ड्यूटी में शामिल है। द ड्यूटी टू इंडेमनिफाई फॉर लॉफुल एक्ट्स, द प्रिंसिपल हैज अ ड्यूटी टू इंडेमनिफाई द एजेंट अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉफुल एक्ट, एज इट इज उन्होंने वही ऊपर वाली लाइन लिखी है, conferred by him। इसी तरह सेकंड वन है कि यार ड्यूटी टू इंडेमनिफाई अगेंस्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एक्ट्स गुड्स एक्ट्स डन इन गुड फेथ, कि द वेयर द प्रिंसिपल इंप्लाइज एन एजेंट टू डू एन एक्ट एंड द एजेंट डज द एक्ट इन गुड फेथ, अगर वो गुड फेथ में वो काम करता है, द प्रिंसिपल हैज अ ड्यूटी टू इंडेमनिफाई द एजेंट अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट एक्ट even though it causes an injury to the rights of the third person। एग्जाम्पल हम कोड कर लेते हैं कि आमना एट द रिक्वेस्ट ऑफ परवीन सेल्स गुड्स व्हिच परवीन हैज नो राइट टू सेल। आमना डज नॉट नो दिस and sends the money to Parveen। Afterwards ताहिर, तो यहाँ पर एक मिनट का पॉज लेते हैं हम। स्टूडेंट्स हम एग्जांपल कोड कर रहे थे कि आमना एट द रिक्वेस्ट ऑफ परवीन, परवीन की रिक्वेस्ट पर सेल गुड्स व्हिच परवीन हैज नो राइट टू सेल। परवीन हैज नो राइट टू सेल, आमना डज नॉट नो दिस, आमना इसको नहीं जानती एंड सेंड्स द मनी टू परवीन, को सेंड कर देती है। आफ्टरवर्ड्स ताहिर द ट्रू ओनर ऑफ द गुड्स सू कर देता है आमना पर एंड रिकवर्स द मनी। परवीन इज लायबल टू इंडेमनिफाई आमना, उसकी लाइबिलिटी बनती है कि यार उसको इंडेमनिफाई करे, उसको हटाना वगैरह जो भी उसको इंडेमनिफाई करे। इस तरह ड्यूटी टू कंपनसेट, ऊपर हमने बताया था राइट टू टेक द कंपनसेशन, जब इसकी राइट है तो ऑब्वियसली प्रिंसिपल की ड्यूटी में शामिल होगा। द प्रिंसिपल हैज अ ड्यूटी टू कंपनसेट द एजेंट फॉर इंजर्स सस्टेन्ड बाय हिम बाय नेग्लेक्ट और वांट, जो भी है उसको कंपनसेशन करेगा। इस तरह ड्यूटी टू पे द रेम्यूनरेशन, जो भी उसके ड्यूज वगैरह हैं वो एग्रीड, और जो भी उसके साथ एग्रीड हुआ रेम्यूनरेशन वो पे करेगा उसको। इस तरह राइट्स ऑफ द प्रिंसिपल, जो ड्यूटीज ऑफ द एजेंट है वो राइट्स ऑफ द प्रिंसिपल है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा था कि यार ड्यूटी टू मेंटेन द अकाउंट्स बनाना उसकी जिम्मेदारी है, तो ऑब्वियसली राइट बनता है इसका कि उससे लेना जिम्मेदारी है। इस तरह राइट टू रिवोक, पहला है कि द प्रिंसिपल कैन रिवोक द अथॉरिटी गिवन टू द एजेंट एक्सेप्ट इन केस ऑफ इररिवोकेबल एजेंसी एंड वेयर अथॉरिटी हैज बीन एक्सरसाइज्ड, कि यार उसको वो रिवोक भी कर सकता है, वापस भी उससे ले सकता है, उसकी जो भी अथॉरिटी है इररिस्पेक्टिव जो कि इररिवोकेबल ना हो। जिस तरह हमने हमने पढ़ा था कि यार कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस की हमने पढ़ी थी कि यार इररिवोकेबल ट्रांजैक्शन होती हैं कि जब तक उसकी नॉलेज में आने से पहले वो रिवोक कर सकता है। इस तरह के कोई भी केसेस हो सकते हैं जहां पर वो अथॉरिटी एक्सरसाइज वो कर चुका हो या इररिवोकेबल हो, उसके अलावा वो रिवोक कर सकता है। राइट इन केस ऑफ डिपार्चर फ्रॉम द डायरेक्शन, where an agent conducts the business of the agency otherwise than the instruction of the principal, then the principal must be compensated by the agent for any loss sustained।
इस तरह इज एंटाइटल्ड टू प्रॉफिट दैट अक्रूज फ्रॉम द ट्रांजेक्शन, अगर उस ट्रांजेक्शन से कोई प्रॉफिट अक्रू हुआ है वो भी इसको एंटाइटल होगा, और वो मस्ट बी कंपनसेटेड बाय द एजेंट फॉर एनी लॉस, अगर उसकी वजह से कोई लॉस हुआ है एजेंसी की वजह से, एजेंट की वजह से, कोई भी वजह, तो वो भी उसका राइट बनता है। इस तरह राइट इन केस ऑफ मिसकंडक्ट, अगर एजेंसी की मिसकंडक्ट की वजह से उसका राइट बनता है कि उसकी जो लॉस उसकी वजह से अगर हुआ है, तो प्रिंसिपल इज एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन फॉर एनी लॉस which the direction which the which is the direct consequence of the agent's neglect की वजह से, want of skill की वजह से और misconduct की वजह से लॉस हुआ, तो वो कंपनसेट करेगा एजेंट प्रिंसिपल को किसी भी फॉर्म में जो मर्जी करे। राइट ऑफ द अकाउंट्स ऑब्वियसली उसे खाते लेना उसकी जिम्मेदारी है कि भाई मुझे मेंटेन वगैरह करके दे। इसी तरह राइट टू रेपुडिएट, राइट टू रेपुडिएट का मतलब होता है इफ एन एजेंट डील्स ऑन हिज ओन अकाउंट इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी without first getting the prior consent of the principal, it is the right of the principal to repudiate the transaction. जैसे like a Palvasha directs her agent Abid to buy a certain house on her behalf. Abid purchase कर लेता है it for himself. Palvasha can cancel the contract. वो कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट को, राइट टू रिबेट मतलब कि खत्म वो कर सकती है किसी भी फॉर्म में। इस तरह राइट टू क्लेम द बेनिफिट, कोई उसे बेनिफिट अगर अवेल हुआ है एजेंसी को उसके बिहाफ पर, प्रॉपर्टी के बिहाफ पर, तो वो इसका राइट बनता है क्लेम करना उसके बेनिफिट से। इस तरह राइट टू रिफ्यूज रेम्यूनरेशन, वो रेम्यूनरेशन से रिफ्यूज कर सकते हैं अगर उसका कोई काम पेंडिंग है, फॉर एग्जाम्पल जिस पर्पस के लिए उसको एजेंट के तौर पर हायर किया गया तो उसने वो काम ही नहीं किया, उसके वो इनकार कर सकते हैं, भाई मैं आपकी सैलरी नहीं देता, कोई भी मिसकंडक्ट की वजह से कोई भी उसका लॉस हुआ है। जिस तरह हमने ऊपर पढ़ा था कि एजेंसी उसके राइट ऑफ लियन है, राइट टू रिटेन है, कि उसकी सैलरी वगैरह ना दे, इसी तरह उसका भी इसका भी राइट बनता है। नीचे सारे स्टूडेंट्स हैं, नीचे सारी इसकी एग्जांपल कोड की गई हैं वन बाय वन। लास्ट में आ जाता है टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, कि एजेंसी खत्म कैसे हो सकती है, टर्मिनेशन बाय एक्ट्स ऑफ पार्टीज की वजह से या ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से। फ्रेंड्स यहाँ पर हम नमाज की एक ब्रेक ले लेते हैं, अजान हो रही है, तो 4:05 पे विल बी राइट बैक आफ्टर नमाज।
अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, सबको आवाज क्लियर है मेरी? जी एहसन, फवाद, शाह जी, चलें। नेक्स्ट हम बात करें कि एजेंसी टर्मिनेट होती कब है। एजेंसी कैन बी टर्मिनेटेड बाय इन फॉलोइंग टू वेज। हम बात की थी कि ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से, एक्ट्स ऑफ द पार्टीज की वजह से। टर्मिनेशन बाय एक्ट्स ऑफ पार्टीज म्यूचुअल एग्रीमेंट कि दोनों पार्टीज प्रिंसिपल एंड एजेंट दोनों म्यूचुअल अंडर कंसिडरेशन के मुताबिक उसको टर्मिनेट कर देती हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी कैन बी टर्मिनेटेड एट एनी टाइम बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड द एजेंट। एंड सेकंड वन है कि रेवोकेशन बाय द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल खुद रिवोक कर ले इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि वो रिवोकेबल है या नहीं है, लेकिन उसको वो ध्यान में रखेगा कि यार अगर वो पहले से एक्सरसाइज कर चुका है कुछ एजेंट, तो जाहिर बात है वो अपने प्रिंसिपल को पहले उसके बिहाफ पर वो बाउंड कर चुका है। सेकंड वन, अगर वो इररिवोकेबल है कि वो रिवोक नहीं हो सकती, वो एक्सेप्शन ऑलवेज देयर। लेकिन हमने टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी की हमने बात की है टू वेज में है कि अगर एक्ट ऑफ द पार्टीज की वजह से है कि म्यूचुअल एग्रीमेंट हो, और रेवोकेशन बाय द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल खुद वो रिवोक कर दे। इस केस में वो क्या करेगा, अनलेस द एजेंसी इज इररिवोकेबल। अभी मैंने बात की, द प्रिंसिपल मे रिवोक द अथॉरिटी ऑफ द एजेंट एट एनी टाइम बिफोर द एजेंट हैज एक्सरसाइज द अथॉरिटी। उससे पहले कि एजेंट जो है उसकी अथॉरिटी को एक्सरसाइज कर ले, so as to the bind principle. The following rules are the applicable, like compensation where there is an express or implied contract. I don't think so कि express or implied को यहाँ पर मजीद elaborate करने की मुझे जरूरत है कि express by written, by spoken, by spoken, whatever जिस फॉर्म में भी आप करो, उसके एक्सेप्ट एक्सप्रेस के अलावा वो implied contract पे जब उसके अथॉरिटी को enhance करेंगे तो implied भी चला जाएगा। Contract that the agency should be continued for any period of time, the principal must make the compensation to the agent for revocation of agency without sufficient cause. कि अगर उसकी वजह से उसकी compensation अगर वो पे करना पड़ेगा, he has a right to take the compensation and the principal's liability to make the compensation to pay the compensation. इस तरह उसके केस में reasonable notice वो show cause notice वो reasonable notice issue करेगा, must be given of the revocation of agency कि आज के बाद ये मेरी अथॉरिटी से बालातर है, मतलब कि बियॉन्ड द अथॉरिटी हो गया, आज के बाद ये मेरी अथॉरिटी को यूज नहीं कर सकता इन दिस ट्रांजिशन वेयर एजेंसी इज फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, अदरवाइज द डैमेजेस thereby resulting to the agent must be compensated by the principal to the agent. इस तरह एक्सप्रेस और इम्प्लॉयड रेवोकेशन में भी एक्सप्रेस भी कर सकता है, इम्प्लॉयड भी कर सकता है बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रिंसिपल। और टर्मिनेशन, द टर्मिनेशन ऑफ द अथॉरिटी ऑफ एन एजेंट टेक्स इफेक्ट, क्या करेगा इफेक्ट में, as regards to the agent from the time when it becomes known to him, जब इसको पता लग गया उस वक्त से वो रिगार्ड में आ गया। इस तरह ends regard third person from the time it becomes known, और जब थर्ड पर्सन के रिकॉर्ड में आ गई तो वो उसके लिए टर्मिनेट हो गई। Even when the agency is terminated on the death of the principal, the termination is affected when it comes to the knowledge, जब उसके नॉलेज में आ गए थर्ड पार्टी के तब से वो एजेंट की खत्म हो जाएगी। Effect of the termination, टर्मिनेशन का इफेक्ट क्या होगा, द एजेंट वुड बी एंटाइटल्ड टू द इंडेमनिटी फॉर एक्ट्स डन, एजेंट वुड बी एंटाइटल्ड टू द इंडेमनिटी फॉर एक्ट्स डन और टू रिसीव रेम्युनरेशन फॉर द पीरियड बिफोर द टर्मिनेशन, से पहले पहले उसका हक है इंडेमनिटी करना और जो भी रेम्युनरेशन रिसीव करना उसका राइट बनता है, और प्रिंसिपल की लायबिलिटी बनती है टू पे द रेम्युनरेशन। ये टर्मिनेट बाय द एक्ट ऑफ द पार्टी, इस तरह रेम्युनरेशन बाय द एजेंट की रेन्यूंसिएशन बाय द एजेंट, एजेंट की तरफ से क्या हो गया, एजेंट मे रिनाउंस द बिजनेस ऑफ एजेंसी एट एनी टाइम एंड द सेम मैनर इन विच द प्रिंसिपल हैज अ राइट ऑफ द रेवोकेशन, वही सेम राइट होगा कि राइट ऑफ द रेवोकेशन द फंडिंग को रिवोक कर सकता है एजेंसी। इसकी वजह में क्या होगा, कंपनसेशन where there is an express or implied contract that the agency should be continued for any period of time, agent must make the compensation to the principal। अब यहाँ पर वो प्रिंसिपल को कंपनसेट करेगा अगर वो किसी फॉर्म में है, इस तरह रिजनेबल वो नोटिस इशू करेगा, इसी तरह एक्सप्रेस और इम्प्लाइड होगी। ये रेन्यूंसिएशन में भी एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है बाय द कंडक्ट ऑफ द एजेंट। नीचे एग्जांपल हम कोट कर लेते हैं कि अली इज अपॉइंटेड एज एन एजेंट ऑफ पाशा for 1 year. After 6 months, Ali can terminate the agency by giving a reasonable notice to Pasha. So from the date of the knowledge
फ्रॉम द डेट ऑफ द अवेयरनेस कम्स टू द इनटू द नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल, उस डेट से वो टर्मिनेट हो जाएगा। द टर्मिनेशन बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ क्या है कि द एजेंसी इज ऑटोमेटिकली टर्मिनेटेड व्हेन इट बिकम्स कंप्लीटेड। लॉ की नजर में जब वो कंप्लीट हो जाएगा, बिजनेस जिस पर्पस के लिए उसको एजेंसी को हायर किया था उस पर्पस के बाद वो क्या हो जाएगा, वो एजेंसी खत्म हो जाएगी, कंप्लीशन ऑफ एजेंसी। जैसे एग्जांपल हम कोट कर लेते हैं कि पाशा अपॉइंट्स अदील एज हिज एजेंट टू सेल हिज हाउस, जब वो हाउस सेल हो जाएगा उसकी एजेंसी कंप्लीट हो गई। या फिर एक्सपायरी ऑफ द टाइम है कि व्हेन द एजेंट इज अपॉइंटेड फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम द एजेंसी कम्स टू एन एंड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ दैट टाइम। डेथ ऑफ द प्रिंसिपल और एजेंट हो गया, किसी दोनों में से एक का भी डेथ होगी तो भी आपको हो जाएगी, अनलेस द एजेंसी इज इररिवोकेबल, या वो पहले से एक्सरसाइज कर चुका हो तो अदरवाइज उसकी जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है वो टर्मिनेट हो जाएगा। Although he is the responsible for those acts against the principal's authorized agent, प्रिंसिपल अथवा जो उसका अथोराइज्ड एजेंट है, जो लीगल हेयर्स हैं, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, उसको वो रिवोकेबल, उसको वो प्रेजेंट करके उसके बाद वो रिवोकेबल, उसके बाद वो टर्मिनेट होगी। लाइक दैट इंसैनिटी ऑफ द प्रिंसिपल एंड एजेंट, अगर प्रिंसिपल और एजेंट का इंसॉल्वेंट हो जाता है, इंसैनिटी हो जाता है, अनसाउंड माइंड हो जाता है, तब भी वो केस में क्या हो जाएगा आपके पास, सेम यही ट्रांजेक्शन होगी जो कि डेथ के केस में होता है। इस तरह इंसॉल्वेंसी है, सेम वही होगी, लेकिन यहाँ पर एक चीज एक्सेप्शन है कि एजेंसी इज आल्सो टर्मिनेटेड बाय द इंसॉल्वेंसी ऑफ द प्रिंसिपल। इसी तरह डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, मेन जो मुद्दा है वही खत्म हो जाए कि एजेंसी इज टर्मिनेटेड ऑटोमेटिकली ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर फॉर विच इट वाज बी क्रिएटेड, जिसके लिए वो पर्पस है क्रिएट की गई थी, वही सब्जेक्ट ही आपका खत्म हो जाए, देन इट विल ऑटोमेटिकली बी टर्मिनेटेड बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऑन वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, जब कंपनी ही वाइंडिंग अप, जो जिस पर्पस के लिए, फॉर एग्जांपल बिजनेस पर्पस के लिए आपने हायर की थी और वो लाइक अ सब्जेक्ट मैटर, अगर सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो जाए, सेम इज द केस अगर कंपनी ही वाइंड अप हो जाए, खत्म हो जाए, बंद हो जाए, तो भी ऑटोमेटिकली उसका एजेंसी का क्या होगा, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट विल बी टर्मिनेटेड। द प्रिंसिपल और एजेंट बिकम्स एन एलियन एनिमी। अब एक प्रिंसिपल है, एजेंट है, लाइक प्रिंसिपल आपका पाकिस्तान है और आपकी जो एजेंसी है वो आपकी अगर इंडिया से है, तो दोनों में अगर एलियन एनिमी कोई भी बिकमिंग की वजह से कोई भी वॉर अगर क्रिएट हो गई है विद रिस्पेक्ट टू कंट्री, तो आपके क्या हो जाएगा, वो भी ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी। When the agent of principal becomes an alien enemy, the contract of agency is terminated. नीचे एग्जांपल कोड कर लेते हैं कि अदनान is appointed as agent for Pasha for 1 year. Adnan lives in India and Pasha in Pakistan. War breaks out between the two countries, the agency terminates. नीचे स्टूडेंट से सारी नीचे सारी एग्जांपल दी गई हैं उसी के लमसम के टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी कहते कैसे कैसे। पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ एजेंट, ये कौन सी आइटम होगी जहां पर वो पर्सनल लाइबल होगा इंस्टेड ऑफ प्रिंसिपल, वो कौन से सर्कमस्टांस हैं, वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। कि सबसे पहले है कि फॉरेन प्रिंसिपल, जहां पर प्रिंसिपल आपका फॉरेनर हो, एंड व्हेन एन एजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ द फॉर अ प्रिंसिपल रेजिडेंट अब्रॉड, वो बाहर रहता हो, ही इज प्रिज्यूम्ड टू बी पर्सनली लाइबल, जहां पर वो फिर क्या होगा, पर्सनली लाइबल होगा। इस तरह अननेम्ड प्रिंसिपल, इफ एन एजेंट डिक्लाइंस टू डिस्क्लोज द आइडेंटिटी, जहां पर वो खुद चाहता हो कि प्रिंसिपल को वो अननेम्ड प्रिंसिपल है कि प्रिंसिपल को डिस्क्लोज नहीं कर सकता, वहां पर वो पर्सनल लाइबल होगा आपके पास। इस तरह प्रिंसिपल कैन नॉट बी सूड, जहां पर प्रिंसिपल सू ना कर सकता हो डायरेक्टली। एन एजेंट इज आल्सो प्रिज्यूम्ड टू इंकर पर्सनल लाइबिलिटी वेयर ही कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल हु दो डिस्क्लोज कैन नॉट बी सूड। लाइक एग्जांपल है कौन से केसेस होते हैं कि वेयर अ प्रोमोटर्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ प्रोजेक्टेड कंपनी, they are held liable personally as the company being non-existent at the time of the contract but cannot be sued. इस तरह है कि undisclosed principal, जहां पर प्रिंसिपल को डिस्क्लोज ही ना किया गया, when an agent acts for an undisclosed principal and contracts in his own name, then he is personally liable to the third parties. When an agent acts for an undisclosed principal, किया डिस्क्लोज ही नहीं किया हो और उसके ब्याह पर वो काम करो, तो वहां पर ही पर्सनल लाइबल है, सेम जहां पर अननेम्ड प्रिंसिपल है। इस तरह कस्टम है कि एजेंट इज पर्सनली लाइबल ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट इफ देयर इज एनी यूसेज और कस्टम ऑफ द मार्केट और ट्रेड टू दैट इफेक्ट। लाइक अ जॉबर है,
may hold a stock broker personally liable as per the custom of the trading stock exchange. वहां पर ब्रोकर आपका लाइबल होता है कि मीडियम जाहिर बात है वही यूज हो रहा होता है। इस तरह एजेंट एक्सीडिंग हिज अथॉरिटी, जहां पर एजेंट प्रिंसिपल की अथॉरिटी से बियॉन्ड वो काम करे तो उसके लिए वो प्रिंसिपल लाइबल कर सकते हैं कि भाई आपने, मैंने तो यहाँ तक अथॉरिटी थी, इसके अलावा जो है वो आप ही लाइबल हो। इफ अगर सेपरेबल ट्रांजेक्शन है, अदरवाइज फॉर द एंटायर ट्रांजेक्शन के लिए वो लाइबल हो। इस तरह इम्प्रॉपरली अपॉइंटेड सब एजेंट, अगर वो विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रिंसिपल वो सब एजेंट को वो हायर कर लेता है और इम्प्रॉपरली वो हायर करता है तो ऑब्वियसली उस पर्पस के जो भी पर्सन वो अपॉइंट करेगा उसके लिए वो क्या होगा, इम्प्रॉपरली अगर वो हायरिंग करता है उसके लिए वो भी पर्सनली लायबल होगा, नॉट प्रिंसिपल लायबल। एजेंट इंकरिंग पर्सनल लायबिलिटी कि when an agent while acting in the course of the business of agency incurs personally liability, he is personal liability of the contract. क्रिमिनल एक्ट, जाहिर बात है अगर उसने कोई क्रिमिनल एक्ट किया है तो प्रिंसिपल इज नॉट लायबल फॉर दोज एक्ट, for the criminal act of the agent. When an agent has been employed to do or criminal act, the agent is not entitled to indemnify himself against the consequences of that act and is personally liable for it, like a fraud, misrepresentation. अगर वो धोखाधड़ी करता है कि प्रिंसिपल ने उसे कुछ कहा, वो उसे कुछ कहा, तो वहां पर उसको पर्सनली लायबल होना पड़ेगा। इस तरह स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, if an agent while acting in the course of the business of agency enters into a special contract with the third party, that he will be personally liable on the contract that the agent is personally liable. Special type of contract जो होंगे आपके, नीचे एग्जांपल हम कोड कर लेते हैं कि आजम while buying a goods on behalf of Paras agreed with Tariq that he would also be personally liable under the contract. Due to this special contract, Azam is personally liable. नीचे स्टूडेंट्स ये सारे एग्जांपल तकरीबन कोड की गए, यहाँ तक हमारा चैप्टर एंड हो जाता है। यहाँ तक इस चैप्टर के रिगार्डिंग किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क। सबको सब कुछ क्लियर है? आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई किसी किस्म का कोई क्वेश्चन बचता है। वैसे टाइटल से हमें कुछ चीजें क्लियर होंगी, ये चीजें आपकी फिंगर टिप्स भी होनी चाहिए जी। एहसन, नदीम, फवाद, मंसूर, किसी किस्म का आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क। सबको क्लियर है सब कुछ? आप लोगों तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है या अंडरस्टूड मैं करूं कि यहाँ भी समझ आ गई आप लोगों को? हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करें। पार्टनरशिप एक्ट। अगर हम सिलेबस की तरफ थोड़ा सा अगर हम देखते हैं, देखिए जहां तक सिर्फ हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, वी विल नॉट डिस्कस दिस चैप्टर ओवर हियर। हमारा पार्टनरशिप एक्ट पे, और इसमें एक पार्ट बचता है जो कि आपका बुक का पार्ट नहीं है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। वो आपके साथ में ग्रुप में बुक में शेयर जरूर कर लूंगा, सो दैट ये है कि वी कैन एंगेज ऑन दिस चैप्टर। यहाँ तक किसी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो अदरवाइज ये है कि हम चैप्टर ये है कि हम पार्टनरशिप एक्ट वाला स्टार्ट करते हैं। Partnership Act. Nature of partnership, relationship of partner to one another and relationship of the partner to the third party. Nature of the partnership. सबसे पहले हम डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअली पार्टनरशिप ऑफ, नेचर ऑफ द पार्टनरशिप एक्चुअली होती क्या है, डेफिनेशन इसकी क्या चीजें प्रोसीड करेंगी आपकी। सेकंड वन पे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द पार्टनरशिप है, टेस्ट ऑफ द पार्टनरशिप है कि हमें कैसे पता लगेगा कि जो आपकी फर्म है वो पार्टनरशिप है, क्या क्या चीजें उसमें एसेंशियल्स को हम डिस्कस करेंगे।
कि कौन से टेस्ट को हम यूज करते हुए हमें हम चेक कर सकते हैं कि लाइक का पार्टनरशिप है कि नहीं है। कुछ टाइप्स ऑफ द पार्टनरशिप हम डिस्कस करेंगे। पार्टनरशिप्स के कुछ टाइप्स होंगे हमारे पास, इसी तरह टाइप्स ऑफ द पार्टनर्स होंगे, जिस तरह टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप है इस तरह पार्टनर्स की भी कुछ टाइप्स होती हैं। कुछ एक्टिवली पार्टनर्स होते हैं, कुछ स्लिपिंग पार्टनर्स होते हैं कि यार इन्वेस्टमेंट कर दी और बैक एंड पे बैठ के प्रॉफिट खाने लग गए। फिर हम कुछ बात करेंगे कि डिफरेंस बिटवीन अ पार्टनरशिप फर्म एंड अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, कि एक्चुअली कंपनी और पार्टनरशिप में फर्क क्या होता है, लोग पार्टनरशिप क्यों क्रिएट करते हैं और लोग कंपनीज क्यों बनाते हैं, रीजन क्या होती है उसके बिहाइंड पे, एंड डिफरेंस बिटवीन अ पार्टनरशिप फर्म एंड को ओनरशिप। फर्स्ट पर हम डेफिनेशन की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। डेफिनेशन है कि लॉ गवर्निंग पार्टनरशिप इन पाकिस्तान इन द पार्टनरशिप एक्ट कौन डील करता है 1932। ये अभी तक स्टिल सेम है, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं आई है 1932 से ऑनवर्ड। डेफिनेशन है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन, रिलेशनशिप है दो पर्सन के दरमियान में। देखें पार्टनरशिप, शिप का जहां पर भी वर्ड आता है मतलब का मतलब रिलेशनशिप ही होता है। पार्टनर्स के दरमियान रिलेशनशिप इज द रिलेशन बिटवीन अ पर्सन who have agreed to share the profits of the business। बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए टू और मोर देन टू पर्सन जब आपस में रिलेट करते हैं, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये थोड़ा सा मजीद हम आगे जाके एलैबोरेट करेंगे कि कैरिड ऑन बाय ऑल या तो सारों की तरफ से कैरिड ऑन होता है या कोई भी उसमें से अगर कैरिड ऑन करता है, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ पार्टनरशिप टू बूस्ट अप द बिजनेस in order to gain the benefit, in order to gain the profit from the business, जो कि एक पर्सन भी कैरी ऑन कर रहे हैं या बाकी भी कैरी ऑन कर रहे हैं। सेकंड वन है कि डेफिनेट फर्म एंड पार्टनर्स। पहले तो हमने बात कर ली कि पार्टनरशिप एक्चुअली क्या होती है। सेकंड वन है कि हमारे पास पार्टनर्स क्या होते हैं। डेफिनेशन ऑफ पार्टनर्स एंड फर्म, पर्सन्स हु हैव एंटर्ड इनटू द पार्टनरशिप, वो पर्सन जो कि पार्टनरशिप में इंगेज होते हैं विद वन अनदर आर कॉल्ड द इंडिविजुअल। इंडिविजुअल्स को क्या कहते हैं, पार्टनर्स। और जब कलेक्टिवली वो काम करते हैं तो कॉल्ड अ फर्म, उसको हमने फर्म का नाम दे दिया। एंड द नेम अंडर विच द बिजनेस, वो नेम जिसके अंडर में वो काम करते हैं उसका नाम क्या होता है, फर्म नेम। जो कुछ भी आप नाम रख सकते हो पार्टनरशिप फर्म का नाम। जिन पर्सन्स के दरमियान में रिलेशनशिप होता है दैट्स कॉल्ड द पार्टनर्स इंडिविजुअली। जिसके बिहाफ पर कलेक्टिवली उसको क्या कहते हैं, फर्म कहते हैं। और जिसके बिहाफ पर बिजनेस के बाद पर वो काम कर रहे होते हैं दैट्स कॉल्ड द फर्म नेम। जो भी वट एवर यू वांट टू चूज द फर्म नेम। इसी तरह एक्ट ऑफ द फर्म। अब एक्ट ऑफ द फर्म का क्या कहते हैं, एक्ट ऑफ द फर्म मींस एनी एक्ट और ओमिशन बाय ऑल द पार्टनर्स। कोई भी एक्ट या ओमिशन बाय ऑल द पार्टनर्स या कोई भी एक बाय एनी वन पार्टनर और एजेंट या उनका एजेंट ऑफ द फर्म which case rises to a right enforceable by or against the firm। An act of the firm means an act, कोई भी act या कोई omission, कोई भी act उसने perform किया है, does or does not do anything or by the partners or the agent of the firm which gave rises to a right enforceable by or against to the firm। कुछ भी किया है that is called the act of the firm। इस तरह थर्ड पार्टी है कि थर्ड पार्टी यूज इन द रिलेशन टू फॉर्म और टू अ पार्टनर देयर ऑन मींस एनी पर्सन हु इज नॉट अ पार्टनर। जो फर्म में पार्टनरशिप नहीं है, ऑल अदर दोस गाइस आर कॉल्ड द थर्ड पार्टी एक्सेप्ट फर्म्स। यहां तक किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो किसी का तो प्लीज आस्क। जी फवाद। Everything is going to be clear. Okay, got it. अब हम एसेंशियल्स पार्ट हम डिस्कस करते हैं ऑफ द पार्टनरशिप्स के। एसेंशियल्स क्या होंगे, अंडरस्टूड सी बात है, पहले दिन बता चुका हूं। जो भी किसी किस्म का भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट के जो एसेंशियल्स हमने पढ़े थे लास्ट टाइम, एनफोर्सेबिलिटी, सब्जेक्ट मैटर, कंसेंट ऑफ द फर्म, व्हाटएवर जो भी हमने कुछ पढ़े थे वो तो अंडरस्टूड सी बात है, इनडायरेक्टली वो तो अपने कंप्लीमेंट्री करने ही करने। लेकिन स्टिक टू द पर्पस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, एटलीस्ट वो उसने कहा है एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन, मिनिमम टू और मोर देन टू पर्सन की हमें ये होनी चाहिए। बट
अप टू दी 20, जब 20 में जाके तो विल बी कम्प्लीमेंट्री हो जाते हैं, हो जाएगा कि आपको कंपनी में कन्वर्ट करवाना कम्प्लीमेंट्री हो जाता है। इनके दिनों में कोई एग्रीमेंट होगा, पार्टनरशिप डीड जिसको हम कहते हैं, इस तरह शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट वहां पर वो शेयर होंगी, कुछ बिजनेस होंगे हमारे पास, कुछ म्यूचुअल एजेंसी होंगी, ये ऑल आर दीज द एसेंशियल्स ऑफ द पार्टनरशिप। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करें कि एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन्स, कि द पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन between 2 or more person and all person must be competent to the contract. देखिए ultimately indirectly it is the essential of the valid contract के those person which are making the contract all are also competent to the contract, must be competent to the contract, must be major, must not be minor. अगर minor होते हैं तो आपके exceptions होती हैं हमारे पास. Thus there can be partnership consisting of a single individual, हो सकती है if the number gets reduced to 1, number gets reduced to 1 for any reason, it ceases to be a partnership. The Partnership Act does not say anything about the maximum number of the partners. However, in company law the following maximum number are fixed. ये थोड़ा सा अंडरस्टूड रखिएगा और जहन में नशीन कर लीजिएगा, इसको हम क्राइम कहते हैं, क्या रटा कहने हैं। यहाँ पर वो कंपनी लॉ के अगेंस्ट को अबाइड करता है कि इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म कैरिंग ऑन द बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग बिजनेस में मैक्सिमम आपके 10 नंबर हों, उसके बाद आपको क्या हो जाएगा, मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू द पार्टनरशिप, मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू द कंपनी। इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म कैरिंग ऑन बाय अदर बिजनेस, उसके लिए 20 हो, मैक्सिमम लिमिट 20 है। और इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म फॉर द प्रोफेशनल सर्विसेज लाइक ऑडिट फर्म्स, कुछ भी इस तरह की सर्विसेज दे रहे हैं, इसमें मैक्सिमम नंबर में एक्सीड, आप 20 को एक्सीड कर सकते हैं। कहते हैं इफ द नंबर ऑफ द पार्टनर एक्सीड द मैक्सिमम नंबर अलाउड देन सच पार्टनरशिप फर्म बिकम्स एन इलीगल एसोसिएशन। अगर इससे अबव जाएंगे तो इलीगल एसोसिएशन हो जाएगी, या मस्ट बी कंपनी में कन्वर्ट करवाना लाजमी होगा आपके पास। नीचे हम एग्जांपल कोड कर लेते हैं कि इन एन एमबीए क्लास 28 class fellows decided to form a partnership firm to work collectively as the marketing and advertisement advisor. Such partnership will be an illegal association. They should form a company under the Companies Act 2017. Example, association of 2 or more person. कहता है आफ्टर क्वालिफाइंग सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट 28 चार्टर्ड अकाउंटेंट डिसाइडेड टू फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म टू वर्क कलेक्टिवली एज चार्टर्ड अकाउंटेंट, सच पार्टनरशिप टू अलाउड अंडर द लॉ। क्यों उन्होंने कहा है कि मोर देन 20 भी आप कर सकते हो, क्योंकि प्रोफेशनल सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे होते हो ना चार्टर्ड अकाउंटेंट। जी यहां तक सबको क्लियर है? किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो यू मे आस्क, अदरवाइज हम मूव ऑन करते हैं। ये एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन की हमने बातें करी। सेकंड हमने बात की थी एग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड। ये डीड वो होती है जो दो के दरमियान में लिखी जाती है कि यार शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होगा, नाम क्या होगा, कौन कौन पर्सन कितना लायबल होगा, हम क्या बिजनेस रन करेंगे, क्या हमारे प्रॉफिट एंड लॉस की शेयरिंग की क्या रेशोज होंगी, क्या हमारे कौन इन्वेस्टमेंट करेगा, कौन क्या चीज लेकर आएगा, कौन कितना कैपिटल शेयर करेगा, ये वो चीज होती है। दैट इज कॉल्ड द पार्टनरशिप। इट्स नॉट अ पेट रोल, लेकिन कुछ मिनिमम क्राइटेरिया होते हैं कि वो तो करने ही करने होते हैं हम। लाइक अ पार्टनरशिप डीड यूजुअली सेट आउट द फॉलोइंग, क्या फर्म नेम, place and principal, place of the business of the firm, name of any other places where the firm carries on business, the date when each partner joined the firm, number of partners, name in full and permanent addresses of the partners, duration of the partnership, purpose of the partnership, rights and duties of the partners, and amount of the capital that each partner should put into the business and keep in the businesses until the partner retires, the partnership is dissolved. ये आफ्टर द लेक्चर इंशाल्लाह सैंपल जो है पार्टनरशिप डीड का आपके साथ में शेयर भी कर लूंगा, बल्कि अभी आई थिंक मेरे पास पड़ा तो अभी हम शो भी कर लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड।
दिस वन स्टूडेंट्स इज लाइक अ पार्टनरशिप, ये स्टाम्प पेपर के ऊपर लिखी जाती हैं चीजें। इट्स नॉट अ पेट रूल है कि हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि सिर्फ यही चीजें हो, आपकी ज्यादा भी हो सकती हैं। लाइक इसी तरह के यार दिस डेट इज हेयर बाय एग्जीक्यूटेड बाय फॉर एग्जांपल लाहौर डेट वगैरह लिखे, जो भी आप लिख सकते हैं। अमोंग मिस्टर का नेम आता है, सन ऑफ द ब्ला 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 एंड जो भी जितने पार्टनर वो सारे नाम आ जाते हैं, ये सारी रहते हैं। फिर फॉर्मेशन की बात आ जाती है, देखें वही नेम आ गया, नेम क्या रखा जाएगा, जैसे अल-कासिब ओरिजिन क्वेश्चंस हैं। इसी तरह फिर प्लेस ऑफ द बिजनेस हम बात करते हैं, कैपिटल कंट्रीब्यूशन की हम बात करें कि कैपिटल कितना होगा कितना नहीं होगा, इक्वल प्रोपोर्शन में होगा, कौन कौन कितना बंदा किस प्रोपोर्शन। ये देखें नीचे कंट्रीब्यूशन इन रुपीस की दी हुई है, उन्होंने किस तरह क्वेश्चन किया है कि परसेंटेज किसकी कितनी कितनी होगी कैपिटल कंट्रीब्यूशन की। इस तरफ पर्पस की हमने बातें की, पर्पस क्या क्या होगा, प्रिंसिपल लाइन ऑफ द बिजनेस क्या होगी, कैरियर आउट द बिजनेस क्या होगा, और बिजनेस के इंपोर्टर्स कौन कौन होंगे, क्या क्या होंगे, ये सारे उन्होंने पर्पस शो के ऑफ किया में ये सारे लिस्ट डाउन करते हैं। ओपन नाइट देयर फॉर द डीड पार्टनरशिप विटनेस एज फॉलोज, विटनेस उसके कौन कौन होंगे, कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस क्या होंगे, डेसोलेशन ऑफ द फर्म कब होगा, कौन कौन कैसे कैसे होगा, द फर्म shall be will be unless earlier disclosed due to any dispute mutual consent of the partners के साथ वो डेसोलेशन हो जाएगी हमारे पास। मोहम्मद आरिफ पार्टनरशिप डेट है, आप शो नहीं हो रही आप लोगों को, यहाँ पर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही आपके साथ। ओके ओके व्हाट्सएप कर देते हैं। मैं भी शेयर कर देता हूँ। I have shared in the WhatsApp group. सो डेसोलेशन ऑफ द फर्म आ गई, प्रॉफिट एंड लॉस के इश्यूज आ गए आपके पास कि कौन कौन बंदा किस किस के किस नजरिए के मुताबिक करेगा। फिर बैंकिंग एंड पार्टनरशिप फंड वो कहाँ से लेंगे, कौन बैंक इंतजाम करेगा, बैंक का नाम किसके ऊपर खुलेगा, कौन उसको ट्रीट करेगा, कौन पैसे उसमें विड्रॉ कर सकता है, सिग्नेटरी अथॉरिटी कौन होगी, किस किस की कितनी कितनी लिमिट होगी हमारे पास। इसी तरह फिर आ जाएगा मर्जर एंड एक्विजिशन, कौन बंदा किसके साथ मर्ज करेगा। इस तरह नेम चेंज है आपके पास, बुक्स ऑफ अकाउंट्स है आपके पास। श्योर थैंक इट्स ओके मोहम्मद आरिफ। एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन मेंटेन करेगा, कौन कौन किसके कहते हैं ना, एक ने फाइनेंसिंग देखी है, एक फॉर्मुलेशन देखी है, एक सर्विसेज को कंट्रोल कर रहा है, एक ह्यूमन कैपिटल वो लेकर आ रहा है, एक फाइनेंशियल फिक्चर्स वगैरह लेकर आ रहा है। इस तरह की आपकी उसके मुताबिक कैपिटल में कौन कौन बंदा कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली आप सेट आउट कर लोगे उसको। इस तरह बुक्स ऑफ अकाउंट्स से मीटिंग्स क्या क्या उसके पैटर्न्स होंगे, फिजिकल ईयर हमारा क्या होगा। सेकंड वन आ गया आपके बच्चे ऑडिट एंड अप्रूवल ऑफ द बुक्स होने के, देखे ना अप्रूवल ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कौन अप्रूव करेगा। इनवॉलंटरली विड्रॉल ऑफ द पार्टनर है, वो क्या विड्रॉल आपका इनवॉलंटरली अगर होने के लिए कौन विड्रॉल कर सकता है वो आप क्या देखेंगे। वॉलंटरली विड्रॉल ऑफ द पार्टनर वो कौन करेगा, किसके वॉलंटरली किसकी स्टेटमेंट हमें चाहिए होंगी। डेजुरेशन ऑफ द पार्टनर्स वो कब कब होंगे आपके पास। इसी तरह ईच पार्टनर शेल, हर पार्टनर की कौन कौन क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। नाइदर पार्टनर शेल विदाउट द कंसेंट ऑफ द अदर, ये भी आप कंडीशन कर सकते हो कि यार किसी को सही कंसेंट के मुताबिक वो काम करेंगे अदरवाइज वो नहीं करेंगे। ये सारे आपके हो जाते हैं और फिर साइन करते हैं तमाम पार्टनर्स डेट पर, ऑन द डे ऑफ डेट लिखी जाती है नीचे। फिर उनके जो भी हैं डी कार्ड नंबर, पार्टी ए पार्टी बी, उनके नाम सन ऑफ के साथ यहाँ पर विटनेस दी जाती है। विटनेस होती है गवाही देना कि कौन कौन उसको गवाही देगा। ये सारों को साइन होकर स्टाम्प पेपर के ऊपर कलम बंद करके हम रख लेते हैं। और कोई भी इनमें से एक इन और आउट होता है, किसी की डेथ होती है, कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है, कोई इंसैनिटी हो जाए, कोई भी होता है, एक पर्सन इन और आउट भी होता है, तो आपकी पार्टनरशिप सारी की सारी वो न्यू पार्टनरशिप में वो पहली वाली डिसॉल्व होती है हमेशा और न्यू पार्टनरशिप क्रिएट हो जाती है। आई थिंक आप लोगों को ये तो चीजें क्लियर हो गई होंगी। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क, अदरवाइज ये कि हम रिवर्ट होते हैं बुक की तरफ। ओके
ये इसी तरह एग्रीमेंट की बातें हैं, इसी तरह कैरिंग ऑन अ बिजनेस, कौन कौन क्या क्या, देखिए सारे पार्टनरशिप के ना ये पार्ट होते हैं। टू constitute a partnership, the partners must have an agreed to carrying on a business where there is no business to be done. There can be a question of the partnership. Business here includes any lawful trade, occupation, and profession. And agreement to carry on a business on the future time does not result in the partnership unless the time survives. मतलब कि इन शॉर्ट उनका म्यूचुअल कंसिडरेशन के अभी तक बिजनेस ऑर्डर, तो वो सारा कुछ बिजनेस का सोचते हैं कि यार क्या करना है क्या नहीं करना। वो पार्टनरशिप फर्म जो है कैरिंग ऑन अ बिजनेस के लिए बनाई गई, ना कि हमें कहते हैं ना चावल छोले के लिए बनाई जाती है। खैर चावल छोले भी जो होते हैं वो आपका बिजनेस ही होता है वैसे तो, लेकिन ये है कि किसी पर्पज है कैरिंग ऑन अ बिजनेस के लिए बनाई जा रही है। फिर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स की हमने बातें कि नहीं किया, कौन कौन, ये सारी पार्टनरशिप डेट में पार्ट होती है कि यार पर्सन रिसीविंग प्रॉफिट इज नॉट नेसेसरली अ पार्टनर। जो पार्टनर रिसीव कर रहा हो प्रॉफिट जरूरी नहीं कि वो पार्टनर भी हो। सच एज, पहले हम ऊपर कहते हैं नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द पार्टनरशिप इज दैट देयर मस्ट बी एन ऑब्जेक्टिव। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? मेक अ प्रॉफिट। द पार्टनर्स मे एग्री टू शेयर द प्रॉफिट। अब वो शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस के मुताबिक कर देखते हैं किस ब्याह पर वो अपनी शेयरिंग की रेशो करते हैं, कैपिटल के ब्याह पर करते हैं, जितने उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया उसके ब्याह पर करते हैं, किसके ब्याह पर, वो अब उनके डिपेंड करता है। इट्स नॉट अ पेट रूल। अब वो कौन से हैं कि यार वो पर्सन नॉट नेसेसरी, अगर पार्टनर ना भी हो तो वो भी प्रॉफिट ले रहे हैं, तो कौन है? लेंडर ऑफ द मनी टू पर्सन इंगेज और अबाउट टू इंगेज एनी बिजनेस, वो ले रहा होता है। सर्वेंट और एजेंट एज रेम्युनरेशन ले रहा होता है। विडो और चाइल्ड ऑफ द डिसीज पार्टनर वो ले रही होती है एनयूटी। आई थिंक विडो को मुझे यहाँ पर समझाना पड़े, ये तो आपको पता ही होगा कि बेवा जिसको हम कहते हैं, या उसके बच्चों को अगर कोई पार्टनर मर गया है। अ ट्रांसफर ऑफ द पार्टनर्स इंटरेस्ट, पार्टनर्स का जो इंटरेस्ट ट्रांसफर वो ले रहा होता है। अ माइनर हु इज एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप, माइनर एडमिट हो सकता है, ये हम मजीद लेबोरेट कर देंगे। पहले हमने कहा कॉम्पिटेटिव टू द कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, लेकिन माइनर हु इज एडमिटेड, लेकिन स्ट्रिक्ट सिर्फ बेनिफिट के लिए वो एडमिट हो सकता है, अदरवाइज वो एक्टिविटी में नहीं होगा। इस तरह प्रीवियस ओनर और पार्ट ओनर एज कंसिडरेशन फॉर द सेल ऑफ गुडविल एंड शेयर ऑफ इट। प्रीवियस कोई ओनर और पार्ट ओनर एज कंसिडरेशन फॉर द सेल ऑफ गुड एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इटसेल्फ। इस तरह म्यूचुअल एजेंसी की हमने बात की, देयर मस्ट बी एग्जिस्ट इन द म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप, हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में पढ़ी थी पार्टनर्स के बाद। अमंग पार्टनर म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप मींस दैट ईच पार्टनर इज बोथ एन एजेंट और अ प्रिंसिपल। वो दोनों होते हैं प्रिंसिपल एजेंट। एक वक्त में अगर दूसरे बंदे ने कोई परफॉर्मेंस दी है तो बाकी पार्टनर्स उसके प्रिंसिपल होंगे, मतलब कि वो भी रिस्पॉन्सिबल होंगे, ओवरऑल वो फर्म को प्रेजेंट कर रहा होता है। इररिस्पेक्टिव हमें उनकी लगा दें कि यार आप इस चीज के रिस्पॉन्सिबल, आप इस चीज के रिस्पॉन्सिबल। ईच पार्टनर इज एन एजेंट in the sense that he has the capacity to bind other partners by his acts done. Each partner is principal in the sense that he is bound by the acts of the other partners. Following two important features of the partnership need to be understood. वो क्या है कि the partner does not have a legal personality. उनकी legal personality नहीं होती, unlike a company. It is not a legal person. कंपनी एक आर्टिफिशियल बॉडी होती है, लीगल एंटिटी होती है। अ थर्ड पार्टी enters into the business transaction with the partnership does not have a contractual agreement with the partnership. The contractual agreement is between the third party and all the partners are as individual. वो कहते हैं यार आपकी वो बिजनेस में ट्रांजेक्शन में नहीं हो सकता। इन्होंने कहा ये मतलब नहीं कि आपके पास वो एग्रीमेंट हो। एक्चुअली वो एग्रीमेंट किनके दरमियान होता है? उस थर्ड पार्टी के दरमियान में। और कोई भी अगर एक पार्टनर भी करता है ओवरऑल वो फर्म को प्रेजेंट करोगे तो फर्म और आपके दरमियान में ही वो एग्रीमेंट हो रहा होता है। इस तरह पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप डू नॉट हैव अ लिमिटेड लायबिलिटी, उसकी अनलिमिटेड होती है। इन शॉर्ट सी बात है, अगर वो कल को इंसॉल्वेंट हो जाता है तो बैंक वालों के घर को भी सेल आउट कर सकते हैं। इररिस्पेक्टिव कंपनीज के होते हैं प्राइवेट लिमिटेड, मतलब स्ट्रिक्ट टू द कैपिटल या जो भी रिजर्व वगैरह जो भी उसका होता है कैप टू द, उसके वहां तक वो लायबल होती है, अदरवाइज उसके घर में नहीं जाते। घर मतलब ये कि भाई घर भी सेल करना पड़े तो उसको वही लायबिलिटी फुलफिल करनी पड़ती है। यहाँ तक सबको क्लियर है? जी फवाद, आरिफ जी, राना साहब, राना फैसल,
सबको क्लियर है? कोई क्वेश्चन किसी का? हम एग्जांपल कोट कर लेते हैं कि अली, बिलाल एंड चांद are the partners in a business. Daud, an outsider, deals with the firm through Ali के through आता है. As between Ali and Daud, Ali is the principal, but as between Ali, Bilal and Chand, Ali is also the agent of Bilal and Chand. मैंने कहा ना वो ultimately उनको भी represent कर रहा होता है. As such, Ali, Bilal and Chand can all sue Daud. Daud can sue also Ali, Bilal and Chand. Furthermore, Ali is accountable to Bilal and Chand because he is an agent of the Bilal and Chand. Who is an agent? Ali and Bilal and Chand. और the contract is binding on Ali, Bilal and Chand. नीचे इन्होंने एग्जांपल भी कोड करी है म्यूचुअल एजेंसी. इसको हम कहते हैं कि आपस में एक दूसरे के वो एजेंट है. आगे आ जाते हैं टेस्ट ऑफ द पार्टनरशिप. हमें कैसे पता लगेगा कि यार पार्टनरशिप एंड डिटरमिनिंग whether a group of the person is or is not a firm. कैसे? Whether a person is or is not a partner in the firm regarding shall be given the real relationship between the partners shown by the all relevant facts taken together. ये सारी चीजें होनी चाहिए. क्या? एसोसिएशन ऑफ 2 or more persons होनी चाहिए. सबसे पहले तो उनके दरमियान में कोई एग्रीमेंट होना चाहिए, कैरिंग ऑन अ बिजनेस होना चाहिए, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होनी चाहिए, म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए. ये सारी चीजें कंप्लीमेंट्री होंगी तो आपको पता लगेगा कि यार वाकई ये पार्टनरशिप है. आगे हमने पढ़नी है कि टाइप्स ऑफ द पार्टनरशिप. टाइप्स ऑफ द पार्टनरशिप कहते हैं कि पार्टनरशिप एट विल. ये क्या कहते हैं सेक्शन 7 and 43 में? कहते हैं वेयर नो प्रोविजन इज मेड बिटवीन द पार्टनर्स फॉर द ड्यूरेशन ऑफ देयर पार्टनरशिप. कोई प्रोविजन है कि यार कि कौन सी पार्टनरशिप कितने ड्यूरेशन के लिए होगी और फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ देयर पार्टनरशिप. द पार्टनरशिप इज कॉल्ड द पार्टनरशिप एट विल. इसको हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप एट विल, जिसमें कोई टाइम की बाउंड्री वगैरह कोई ड्यूरेशन वगैरह ना हो और फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ द पार्टनरशिप. इन सच पार्टनरशिप देयर इज नो प्रोविजन एज टू व्हेन द पार्टनरशिप विल कम टू एंड. इसका कोई नहीं पता होता कब खत्म होगी. एनी पार्टनर इज फ्री टू डिसॉल्व द. कोई फ्री होता है कि कोई भी बंदा किसी वक्त भी वो कहते हैं ना कि डिसॉल्व कर सकता है the partnership by giving a notice in writing to all other partners of his intention to dissolve the firm. The firm is dissolved as from the date mentioned in the notice, the date of dissolution, if no date is mentioned, as from the date of the communication of the notice. फर्म क्या हो जाती है? वो डिसॉल्व हो जाती है जो भी डेट उस पर मेंशन होती है. अगर नहीं डेट मेंशन, एज फ्रॉम द डेट ऑफ द कम्युनिकेशन ऑफ द नोटिस, जिस डेट से वो नोटिस कम्युनिकेट हुआ फिर उस डेट से हो जाती है. कहता है फ्रीडम टू डिसॉल्व द फर्म. अगर आप फ्री हो डिसॉल्व द फर्म एट विल इज curtailed by the agreement, like if the agreement provides that. पर कहता है कि the partnership can be dissolved by mutual consent of all the partners only, then it will be constitute a partnership at will. पार्टनरशिप एट विल का मतलब इन शॉर्ट सी बात है कि उसके लिए कोई सिलेक्टेड ड्यूरेशन ना हो, कोई बाउंड्री ना हो इस तरह की, और कोई बंदा किसी भी फॉर्म में कभी भी जो है ना नोटिस देकर वो डिसॉल्व कर सकता है फ्रॉम द डेट ऑफ द नोटिस, जो भी डेट मेंशन की हुई है. सेकंड वन है कि पर्टिकुलर पार्टनरशिप. वो क्या होगा? वेयर अ पार्टनरशिप इज क्रिएटेड फॉर एनी पर्टिकुलर, किसी पर्टिकुलर खास मकसद के लिए वो पार्टनरशिप बनाई और जब वो मकसद खत्म हो जाए तो वो खत्म is called the particular partnership. Such partnership comes to an end जब वो पर्पस की एक्सपायरी आ गई और वेंचर और पर्पस आपको खत्म हो गया. If the partner decide to continue such a partnership even after the expiry of the specific period or completion of the specific venture, then it becomes the partnership at will. Like हम example quote कर लेते हैं कि Anam and Maha entered into a partnership agreement specifically for an interior designing project. This is a particular partnership and it shall comes to an end on completion of the project. Next on हम दरमियान में एक टॉपिक को बिफोर द टाइमिंग स्किप कर रहे हैं. मैं डायरेक्टली इस टॉपिक पे आ रहा हूँ, डिफरेंस बिटवीन द पार्टनरशिप फर्म एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी. हम टाइप्स ऑफ द पार्टनर इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में.
फॉर द टाइमिंग हम इसको डिस्कस कर लें ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो कि पार्टनरशिप फर्म एक्चुअली बनते क्यों है और कंपनी में क्यों फॉर्मेशन होती है। पार्टनरशिप फर्म में क्या होती है, इट इज क्रिएटेड बाय द एग्रीमेंट अलोन, अलग से वो एग्रीमेंट कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, लॉ की तरफ से क्रिएटेड होती है। अब कहते हैं सर पार्टनरशिप का भी तो एक्ट है, लेकिन कहते हैं ना कि बैठे बैठाए फैमिली बिजनेस जिस तरह के हो जाते हैं खुद से वो क्रिएट कर लेते हैं। कंपनीज के प्रॉपर पूरा प्रोटोकॉल से होकर गुजरना पड़ता है। प्रोटोकॉल इसके भी होते हैं लेकिन वो एसएससी कंट्रोल करती है, तो इसमें सिर्फ पार्टनरशिप एक्ट कंट्रोल कर रहा होता है। रजिस्ट्रेशन है, इसका रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल पे होती है, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते, लेकिन इसके लिए कम्प्लीमेंट्री होती है, कंपल्सरी होती है। लीगल एंटिटी है, इट इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी, आर्टिफिशियल बॉडी नहीं होती, ये आपकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, आर्टिफिशियल पर्सन होता है, डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द मेंबर्स। एक आर्टिफिशियल बॉडी का मतलब ये है कि इंडिपेंडेंटली एक ना आपकी जिस तरह एक पर्सन के सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं ना उस तरह है। पार्टनरशिप में कहते हैं ना जो कुछ आए जो दिल करता आप करते रहो, लेकिन यहाँ पर कुछ कंपनीज के प्रोटोकॉल होते हैं। नहीं यार, जिसका कहते हैं इंसान के कुछ प्रोटोकॉल होते हैं। एक होता हम कहते हैं ना पंजाबी में कहते हैं कि खाना और घालना, खाते दोनों है लेकिन दोनों में कुछ फर्क होता है। काम बिजनेस कंपनी भी करती है, बिजनेस आपका पार्टनरशिप फर्म भी करती है, ये भी कर सकते हैं आप, लेकिन को दोनों में फर्क होता है। जब कंपनीज में आप स्टॉक कंपनी में आ जाते हैं तो दोनों में प्रोटोकॉल में फर्क हो जाता है। नहीं करूँगा। नेचर ऑफ द लाइबिलिटी, पार्टनर्स हैव जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी, वो जॉइंटली सारे के सारे आपस में भी लाइबल होते हैं और इंडिविजुअल भी लाइबल होते हैं, क्योंकि उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। लेकिन इसके केस में शेयर होल्डर्स एंजॉय द लिमिटेड लाइबिलिटी इज रिस्ट्रिक्टेड टू द अमाउंट ऑफ द कैपिटल। रिस्ट्रिक्ट होता है कि यार जितना अमाउंट ऑफ कैपिटल में इन्वेस्टमेंट किया है वहां तक वो लाइबल होती है, अदरवाइज वो लाइबल नहीं होते। इस तरह परपेचुअल सक्सेशन है कि फर्म इज डिसॉल्व्ड ऑन द डेथ, किसी की डेथ की इंसॉल्वेंसी है, मैंने पहले आपको बताया कोई पर्सन की डेथ हो जाती है इंसॉल्वेंसी होती है, इट हैज नो परपेचुअल सक्सेशन। लेकिन जॉइंट स्टॉक कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ द डेथ एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ द मेंबर एंड डायरेक्टर, किसी भी एक की हो जाती है, क्योंकि ये तो हजारों की तादाद में शेयर होल्डर्स होते हैं, एक ही पर्सन की कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चलती रहती है। एजेंसी या पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ द फर्म फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। अभी हमने ऊपर पढ़ा एक दूसरे के एजेंट होते हैं, जैसे हमने एग्जांपल भी कोट की अली बिलाल चांद वाली, इसमें डायरेक्टर्स आर द एजेंट ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर्स नॉट द एजेंट। ट्रांसफर ऑफ द इंटरेस्ट, a partner cannot transfer his interest without getting the consent from the others। सारों की इसमें कंसेंट शामिल होती है, लेकिन इसमें there is no such restriction for the transfer of the share। हम आप सेल शेयर भी कर सकते हैं, किसी दूसरे के नाम से पैसे लेकर हम दूसरे को हम ट्रांसफर भी कर सकते हैं, जिस तरह शेयर होता है, जिस तरह शेयर होल्डिंग वगैरह होती है आपकी, कि जिस तरह शेयर होल्डर्स होते हैं, कोई भी कंपनीज आप ले सकते हैं क्योंकि उसमें कंपनीज के पैसे आपस में लगा होते हैं। नंबर ऑफ द पर्सन, मिनिमम इसमें क्या है, कॉम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए और रिक्वायर्ड फॉर अ मैक्सिमम नंबर कितना है 20। ऊपर हमने सारे रिस्ट्रिक्शन बताई किसके केस में 20 भी हो, लेकिन प्रोफेशनल सर्विसेज के केस में 20 से एक्सीड भी हो सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर में 10 होने चाहिए। इसमें मिनिमम 1 पर्सन कैन कैरी अ सिंगल मेंबर कंपनी एंड नो लिमिट ऑन द शेयर होल्डर ऑफ द पब्लिक कंपनी, कोई लिमिट नहीं, जितने मर्जी मेंबर हो। इसमें मैनेजमेंट क्या थी, ऑल पार्टनर्स कैन टेक इन द पार्ट ऑफ, सारे के सारे मैनेजमेंट करते हैं। इसमें शेयर होल्डर्स कैन नॉट टेक अ पार्ट इन द मैनेजमेंट करते हैं, शेयर होल्डर वो पार्ट नहीं करते। बाकी जो एजेंट होते हैं डायरेक्टर्स मैनेजर्स वो इन्वॉल्वमेंट होते हैं डायरेक्टली, क्योंकि डायरेक्टर्स आर द एजेंट ऑफ द कंपनी। आई थिंक यहाँ तो सबको क्लियर है, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क। जी फवाद, मोहम्मद आरिफ, सबको क्लियर है? किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो? सबको क्लियर है? अच्छा जी जी आरिफ, अब आपको मिल जाएगी। एक्चुअली कुछ मिस हैपनिंग हो गई थी, कुछ डेथ वगैरह की केस पे फैमिलीज में डेथ वगैरह होती, तो इस वजह से कुछ टच में नहीं रहा। लेकिन नाउ फॉर द फ्रॉम ऑनवर्ड आपको इसी तरह केस स्टडीज भी मिलेंगी, असाइनमेंट्स भी मिलेंगी, ताकि कम से कम आपको अंडरस्टैंडिंग हो, डेवलप हो। इंशाल्लाह टुडेज नाइट इट विल बी डिलीवर्ड इन द ग्रुप। एंड जिस तरह पार्टनरशिप डेट मैंने इसको शेयर की है, आप लोग भी कोशिश किया करें सैंपल बेसिस पे देखे तक। एक्चुअली प्रैक्टिकल चीजें देखने का मतलब ये होता है कि आपको ना मजीद अंडरस्टैंडिंग हो जाती है।
पढ़ने से जब आप प्रैक्टिकल नॉलेज भी बेस्ड चलते होते हैं ना, सिर्फ मुश्किल हमें एक चीज में आती है कि यार जब हम उसको स्टिक टू द पर्पस जाके लिखते हैं, अदरवाइज आपकी जब अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है ना, तो बहुत सारे मसले रिजॉल्व हो जाते हैं प्रैक्टिकल। इसीलिए मैं जिस तरह पार्टनरशिप डीड है, मैंने पर्सनल तौर पर जिस तरह छोटी मोटी बन जाती हैं, यही स्टाम्प पेपर के ऊपर बन जाती है, ये पार्टनरशिप डीड बन जाती है, साइन विटनेस वगैरह। अब जब इस चीज को आप देखोगे ना, पढ़ोगे ना, आपके सामने सारी चीजें रिवाइज होंगी और बुक में वही चीजें लिखी होगी। एक्चुअली पार्टनरशिप डेट का जो है वो एक लमसम पैटर्न नहीं होता, आप उसको एनहांस भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम वो 2-4 जो 5 चीजें हमारी बुक में दी गई हैं, वो तो एटलीस्ट कम्प्लीमेंट्री आपने करनी ही करनी होती है। जी और कोई क्वेश्चन? जी एहसन, आपकी इन्वॉल्वमेंट यार नजर नहीं आ रही है। एहसन आपको आवाज आ रही है मेरी? एहसन आपको आवाज आ रही है? अच्छा फवाद, जी जी श्योर, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। फवाद यू कैन लीव इफ यू कैन अर्जेंट, नो इशू, इट्स ओके। बाकी किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क। एहसन, मंसूर, आरिफ, उसामा। ओके, नो क्वेश्चन। चलें स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह हम ये है कि नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह ये है कि पार्टनर्स की टाइप्स, और इंशाल्लाह ये चैप्टर भी हम कंप्लीट कर लेंगे। ये चैप्टर आपका तकरीबन पार्टनर्स की, इसके बाद हम इंशाल्लाह सेल ऑफ गुड्स एक्ट की तरफ आएंगे। दैट वाज नॉट द पार्ट ऑफ योर बुक का पार्ट नहीं है, लेकिन आपके सिलेबस का पार्ट जरूर है। तो आपको अभी ग्रुप में वैसे मैं बुक भी शेयर कर देता हूँ, तो उसमें से हम बुक में से नाम ना लेकर चलेंगे। फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम एक मौका सेशन भी रख लेंगे, क्वेश्चन बेस का सेशन भी रख लेंगे, असाइनमेंट्स आपको कंटिन्यू। इसके बाद यह है कि कंपनी लॉ की तरफ, हम कंपनी एक्ट्स की तरफ हम जाएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास में हम ये चैप्टर कंप्लीट करके हम नेक्स्ट होप सो कि इट विल बी कंप्लीटेड इन द नेक्स्ट लेक्चर। आपको केस स्टडीज मिल जाएंगे इंशाल्लाह। ये है कि कोशिश कीजिएगा टिल ट्यूसडे तक इट विल बी सबमिटेड बाय ईमेल टू मी, मुझे सबमिट हो जाए, ताकि ये है कि मुझे भी थोड़ा सा टाइम टेकिंग एक्टिविटी लगता है कि यार को थोड़ा सा मैं पढ़ सकूं, आपकी नॉलेज देख सकूं कि यार कितने हद तक आप लोगों ने किया हुआ असाइनमेंट। कोशिश किया करें, टाइप पे किया करें। 10th जो चैप्टर है मैं ऑलरेडी कंप्लीट किया, इट्स नॉट योर पार्ट ऑफ योर सिलेबस, क्योंकि सिलेबस जितना मेरे पास है उसमें ये पार्ट ऑफ सिलेबस आपका नहीं है, लेकिन सेल ऑफ गुड्स जरूर है, उसको लाजमी कीजिएगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अल्टीमेटली वैसे थोड़ा सा अंडरस्टूड है कि बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट जो चैनल वगैरह होते हैं उनको हम कहते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। किसी को पर्सनली तौर पर कोई हेडिंग वगैरह चाहिए तो बेशक वो पूछ सकता है, नो इशू। बेशक वो पार्ट ऑफ सिलेबस नहीं है, लेकिन यू कैन आस्क। ओके स्टूडेंट्स, नाइस मीटिंग यू, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके टेक